सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। ऑलराइट। आई थिंक स्क्रीन क्या फ्रीज है ना। रुको 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 रुको। ओके ठीक है। गुड मॉर्निंग। ओके सर, बजट का वीडियो बना देते हैं। बजट का वीडियो बना देते मतलब ऑलराइट। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। सर आशीर्वाद दीजिए IBPS RB क्लर्क में सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल आशीर्वाद है हमेशा, वो तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं, वो हमेशा है। किया मास्टर, तुम इतना लेट काहे को करता है लाइव आने को? बेटे मैं तो रोज़ इसी टाइम पे आता हूँ, अब तुम जल्दी आ जाओ, उसमें मेरी क्या गलती। चलो तो शुरू करें। ओके या हिस्ट्री हियर आई कम। ओके 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 ओके। अवनीश कैसे चलेगा ऐसे? आर्टिकल 2 और 3 में कन्फ्यूजन करोगे तो? हाँ क्यों सर? ठंडी में कैसे नहाएं? ठंडी में नहाने के लिए बाल्टी चाहिए, मग्गा चाहिए और पानी चाहिए। बस मग्गे से पानी डाल लो, नहा लोगे। इसमें इतनी दिक्कत वाली बात क्या है? ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 ऑफ द हिस्ट्री। सो हिस्ट्री हम किस तरीके से पढ़ेंगे? हिस्ट्री हम जिस तरीके से पढ़ी जाती है उसी तरीके से पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे? तुमको क्या लगता है, माहौल बांधूंगा क्या पहले हमें बैठ के कि हिस का मतलब क्या होता है, ट्री का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री के पापा कौन है, हिस्ट्री की मम्मी कौन है, हिस्ट्री की मौसी कौन है? बेटा वो सब नहीं होगा, सीधे पॉइंट पे आते हैं हम। हाँ, माहौल नहीं बनाते हैं, वार्म अप नहीं करते हैं, सीधे सीधे मैच खेलते हैं। तो सीधे मैच खेलते हैं। लेक्चर 1 स्टोन एज। बट है क्या स्टोन एज? तो उससे पहले ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा BC और AD समझना पड़ेगा। है सर, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो BC और AD हमें पहले समझना पड़ेगा, ये क्या होते हैं। ओके ऑल राइट, एक सेकंड रुकिएगा बस। तो आप में से कितने लोगों को ऐसे अच्छा पता है कि BC और AD क्या होता है? क्यों? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि व्हाट इज BC एंड व्हाट इज AD? क्यों भाई, आप में से कितने लोग को ये चीज़ पता है कि BC क्या होता है एंड AD क्या होता है? देखो, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो हमें एक टाइमलाइन बताई जाती है, ठीक है? और वो टाइमलाइन हमेशा BC या AD में होती है। उसको समझने के लिए हमें BC और AD का कॉन्सेप्ट समझना होता है ना। अभी BC AD किस हिसाब से चलता है वो समझते हैं। जीसस क्राइस्ट को तो आप लोग जानते ही होंगे। कितने लोग नहीं जानते जीसस क्राइस्ट को? क्यों? हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो जीसस क्राइस्ट? कितने लोग ऐसे हैं जो जीसस क्राइस्ट को नहीं जानते? तो जीसस क्राइस्ट जो हमारे ईसा मसीह हैं, इनका जन्म जब हुआ था उसको मानते हैं कि वहाँ से एक्चुअल में, जैसे अभी हम बोल रहे हैं 2025, राइट? अभी 2025 चल रहा है, तो दैट मीन्स कि जीसस क्राइस्ट जी का जन्म आज से 2025 साल पहले हुआ था। समझ रहे हैं आप? जीसस का जन्म आज से 2025 साल पहले हुआ था। समझिए आप मेरी भावनाओं को। यानी अभी 1 जनवरी आने वाला है, साल बदलने वाला है, तो 1 जनवरी को ऐसे मानिए कि जीसस जी को 2026 साल हो जाएंगे जन्म लिए हुए। तो उससे पहले तो जैसे अभी मान लो कि चल रहा है 2025 AD। ओके, 2025 AD चल रहा है अभी। उससे पहले क्या चलता था? उससे पहले BC चलता था, ठीक है? BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। इसी को ही हम BCE, बिफोर कॉमन एरा भी लिख देते हैं, बिकॉज इसको जीसस क्राइस्ट से रिलेट करने के बजाय कहीं कहीं पे इसको कॉमन एरा बोला जाता है। कॉमन एरा, तो इसको बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा, और इसके आगे जो भी है वो कॉमन एरा। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला 2025 चल रहा है, तो 2025 या तो AD लिख दो या 2025 CE लिख दो, बात
एक ही है। यहाँ पे BC और BCE की अगर बात करेंगे तो अगेन बात एक ही है। सो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जब हुआ था उससे पहले हम BC लिखते हैं, उससे बाद तो हम लिखते हैं AD। लाइक अगर मैंने बोला 700 BC, ठीक है, व्हाट विल दिस मीन? दिस विल मीन कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 700 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। देन अगर मैंने बोला 400 BC, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीसस के जन्म से 400 साल पहले की बात है। यानी कि अगर हम टाइम लाइन में आगे बढ़ेंगे तो BC कम होंगे, 700 के बाद 600 आएगा, के बाद 500, के बाद 400, 300, 200, है ना। जैसे मान लो ये है आपका 500, 400, 300, 200, 100, 0, देन 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। समझ में आ रहा है? यानी कि जब हम BC में आगे बढ़ते हैं तो वो जो नंबर है, ठीक है, जो एब्सोल्यूट नंबर है वो डिक्रीज होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी। आशीष भाई लाइव है क्या? भावेश यादव, और ये अपमानजनक सा एक इमोजी बना रखा है। भावेश जी मतलब क्या आप ऐसा इमोजी किसी लड़की को बनाते तो समझ में आता था? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे है? माना IPC के सेक्शन 377 को हटाया जा, मतलब उसको हटाया जा चुका है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि खुलेआम फिर, हाँ चलो तो आगे बढ़ें। अभी ये चीज़ समझ में आई आपको? सेंचुरी का मतलब होता है 100, ये तो सबको पता होगा, क्रिकेट तो हर कोई देखता होगा। ओके, ओके, ठीक है। मेरा यस्सु यस्सु ये तो बढ़ रहा है। अरे कहाँ बढ़ रहा है भाई? 500 से 400 नहीं हो गया, 300 हो गया, 200 हो गया, 100 हो गया। ये अब ये बढ़ रहा है, ये AD है भाई मेरे भाई, ये AD है, ये AD है, कॉमन एरा। मैं BC की बात कर रहा हूँ, तुम AD में पहुँच गए। AD में तो बढ़ेगा ही, AD में तो कोई डाउट नहीं है। अब 2025 के बाद 26 आएगा, समझ रहे हो? 2025 के बाद 26, लेकिन 2026 BC के बाद 2025 BC आया होगा। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 2026 BC कभी रहा होगा, उसके बाद 2025 आया होगा, उसके बाद 2024, उल्टी गिनती हुई होगी वहां पे। ऑलराइट। सर एक बार और बोलिए, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट में चला जाए। ऑलराइट, ठीक है। तो BC और AC का आप कॉन्सेप्ट आई होप समझ गए होगे कि BC का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट से जन्म से पहले की बात कर रहे हैं, और AD या फिर एनो डोमिनियन इसको बोलते हैं। इसका मतलब है कि जिनके जन्म से बाद की बात हो रही है। एनो डोमिनियन ये है बिफोर क्राइस्ट, ये एनो डोमिनियन, ठीक है। अब मतलब समझो सेंचुरी का, जैसे मैं बोला 8 सेंचुरी BC, तो उसका मतलब पता है क्या है? 700 से लेके 800 BC, ना कि 800 से 900। मैंने बोला 3rd सेंचुरी AD, जिसका मतलब है 200 से 300 AD, ना कि 300 से 400। 18 सेंचुरी AD, 1700 से 1800। समझो इस भावना को। जैसे मैं बोलूँ तुम मुझे बताओगे अब, ठीक है। मैंने बोला कि जो है 5th सेंचुरी BC, 5th सेंचुरी BC। अब मुझे बताओ मैं किन 100 सालों की बात कर रहा हूँ, बता। आई एम टॉकिंग अबाउट विच 100 ईयर्स? सो आई एम टॉकिंग अबाउट 400 से लेके 500, ठीक है, ना कि 500 से 600। ये थोड़ा सा समझना होगा आपको, ठीक है। ओके ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में हमें पढ़नी होती है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे होते हैं? तो फ्रॉम दी अर्लीस्ट मतलब जब से ह्यूमन इस ज़मीन में, धरती पे आया, पृथ्वी पे आया। कब आया था ह्यूमन? तो ऐसा कोई स्पेसिफिकली तो नहीं पता है, लेकिन माना जाता है कि 3 लाख साल पहले अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमंस का जन्म हुआ। ओके, इस तरीके से एवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ, और किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ वो भी अभी हम आगे देखेंगे। ऑलराइट, सो पीरियड स्टार्ट फ्रॉम दी अर्लीस्ट अगेन वही लगभग जब से ह्यूमन एवोल्यूशन होना शुरू हुआ तब से लेके 7th सेंचुरी। ओहो, ओके ठीक है, एंशियंट मुझे लगा स्टोन एज की बात हो रही, ठीक है। तो टिल दी 7th सेंचुरी AD ये रहा होगा आपका एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री कब से कब तक है? जब से शुरू हुआ है हमारा
ह्यूमन एवोल्यूशन तब से लेके 7th सेंचुरी एडी, मतलब 700 एडी तक, 600 से 700 एडी। देन 8th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स मेडिवल स्टार्ट हो जाती है, जब इस्लामिक इन्वेजन शुरू होता है। तो जब इस्लामिक इन्वेजन शुरू होता है तब ये मान लिया जाता है कि हाँ, यहाँ से एक्चुअल में हमारी मेडिवल हिस्ट्री शुरू हुई है। ठीक है, 8th सेंचुरी एडी से लेके कब तक, टिल दी 18th सेंचुरी एडी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 8 से लेके 18th सेंचुरी एडी तक। ओके, एंड मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये है फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। मतलब अर्लीस्ट टाइम्स का मतलब ये नहीं है, मतलब वही आप मान के चलो, अर्लीस्ट टाइम का मतलब है लेटेस्ट, अभी। ठीक है, 18th सेंचुरी ऐसा नहीं होगा, यहाँ से उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, फ्रॉम 18th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स टिल नाउ, 18वीं शताब्दी से लेके अभी तक। ओके, तो 3 पार्ट में ये डिवीजन का काम किया था। ओके, क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी कोई डाउट? फिर मत बोलना सर तेज हो गया थोड़ा। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़े उससे पहले एक हिस्टोरियन था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम था जेम्स मिल। इसका नाम क्या था? जेम्स मिल। ये जो जेम्स मिल था, इसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स क्या थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश। इसने किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और पता है, इसने कभी इंडिया विजिट भी नहीं किया था, कभी इसने विजिट भी नहीं किया था। और इसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसकी जो किताब थी 1817 में जो पब्लिश हुई थी 1817 में, उसमें इसने इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें इसने हिंदू मुस्लिम का डिवीजन किया। हिंदू मतलब एंशियंट वाला, मुस्लिम मतलब मेडिवल वाला, ब्रिटिश मतलब भी मॉडर्न वाला। क्योंकि ब्रिटिशर्स का था ही वही हमेशा कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करो, रूल करो। ठीक है, तो इनके जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसी हिसाब से हिस्ट्री भी लिखी। उन्होंने अपने हिसाब से जो उनकी समझ में आया इंडियन हिस्ट्री के बारे में, उसके बारे में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में लिखा। और उनकी उतनी समझ थी कि हिंदू पीरियड है, मुस्लिम पीरियड, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, उस टाइम पे एंशियंट में रूलर्स हिंदू रहे होंगे, मिडिवल पे इस्लामिक इन्वेजन हुए तो रूलर्स मुस्लिम हुए, तो उसने उस बेसिस पे इसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या है, हमें जो पढ़ना है वो इस हिसाब से पढ़ना है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ऑलराइट ना, अब हम आगे आते हैं। ठीक है सर, इसमें अभी एक एक करके देखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, चलो। तो अभी आते हैं ये क्वाटरनरी स्टेज ऑफ लाइफ क्या है। तो जब से ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू हुआ, उसको, उस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ को हम क्वाटरनरी स्टेज ऑफ लाइफ बोलते हैं। इट इज़ द करंट जियोलॉजिकल एरा, जो करंट में चल रहा है, विच बिगेन अबाउट 2.5 या 2.6 मिलियन ईयर्स एगो एंड कॉन्टिन्यूज टिल द प्रेजेंट। 2.5 मिलियन साल पहले, यानी लगभग 25 लाख साल पहले से लेके जो अभी आपका एरा स्टार्ट हुआ, उसको हम क्वाटरनरी स्टेज बोलते हैं। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्लेस्टोसीन विच इज़ नोन एज आइस एज, ठीक है, यानी हिमयुग, और हेलोसीन दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर जो आइस एज है, जो वार्मर फेज है। प्लेस्टोसीन वो पीरियड है आपका जहाँ पे पूरी बर्फ़ की चादरें एकदम बिछी हुई थी अर्थ सरफेस पे, और धीरे धीरे टेम्परेचर और वार्म होना शुरू हुआ, और इसी को बोलते हैं होलोसीन। ठीक है, ऑलराइट, ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, ये अभी आगे काम आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री। ऑलराइट, एंशियंट हिस्ट्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व, और एक है आपका जो एक्चुअल इतिहास है। ठीक है, हिस्ट्री है। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आप कई जगह देखोगे, सुनोगे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आपको लिखा हुआ मिलेगा।
आर्कियोलॉजी का मतलब होता है कुछ भी सिक्के मिल गए, कंकाल मिल गए, पत्थर मिल गए, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजी। जैसे कि खुदाई हुई, खुदाई से कुछ मिल गया, जैसे हड़प्पा की खुदाई आपको पता है हुई थी, तो वो क्या है कि आर्कियोलॉजी से हमें पता चला उसके बारे में। हिस्ट्री का मतलब क्या है, रिटन एविडेंसेस वर ऑब्टेन्ड, यानी लिखा हुआ हमें कुछ लिटरेरी सोर्स मिला जहाँ से हमें पढ़ के पता चला अच्छा ऐसा ऐसा था। इससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा सोर्स ये माना जाता है आर्कियोलॉजी। क्यों? क्योंकि इसमें तो ब्लफ भी किया जा सकता है। ब्लफ इन दी सेंस लाइक अभी अगर मान लो कि कोई मोदी कैबिनेट का मंत्री है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, उसने एक किताब लिखी, ठीक है, और एक कांग्रेस वाला है, उसने एक किताब लिखी, मान लो शशि थरूर ने एक किताब लिख रखी है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। अब वही मान लो कि जो कि कांग्रेस है, ठीक है, और वैसे वो बात अलग है कि वो थोड़ा सा बीजेपी में हल्का सा ऐसा कांग्रेस का मानना है कि ज़्यादा अलाइंड रहते हैं, लेकिन खैर वो पॉलिटिकल डिबेट पे हमें नहीं जाना है। और बीजेपी का कोई कैबिनेट मिनिस्टर लिखता है, मान लो कि एस जयशंकर लिखते हैं, फिर कोई भी, तो आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा विरोधाभास देखने को मिलेगा? क्यों? क्योंकि वो दोनों अपने अपने हिसाब से उसको लिखेंगे, है ना। ये एकदम दिखाएंगे मोदी जी को एकदम गॉडली फिगर कि ये एकदम तो भगवान के एकदम अवतार, इन्होंने जन्म लिया है इस धरती का उद्धार करने के लिए। ये कैसे लिखेंगे कि बस मतलब सबसे बड़ी पनौती तो यही है, इनके आते ही जो है सारी बुरी चीज़ें शुरू हो गई। तो सब जो है अपने अपने हिसाब से लिखेंगे। लेकिन आर्कियोलॉजी कभी झूठ नहीं बोल सकती ना, कि जो आपको सिक्के मिल रहे हैं, जो आपको कंकाल मिल रहे हैं, वो तो कभी नहीं झूठ बोलेंगे ना, तो इसलिए इसको ज़्यादा रिलायबल सोर्स माना जाता है। खैर, तो हम आर्कियोलॉजी को एक्चुअल में तीन भागों में विभाजित करते हैं। हिस्ट्री एक्चुअल में हमारी परसों वाली क्लास से शुरू होगी अभी, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी वाली जो चीज़ है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज में इसको हम डिवाइड करते हैं। ओके, स्टोन एज का मतलब है हिंदी में पाषाण युग। पाषाण युग का मतलब है जहाँ पे लोग पत्थरों का यूज़ करते थे, यूज़ ऑफ स्टोन्स टू मेक टूल्स एंड अदर थिंग्स, जहाँ पर वस्तुओं को बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग होता था। कॉपर का मतलब कॉपर एज है जहाँ पर कॉपर मेटल का यूज़ होता था, क्योंकि कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाई ह्यूमंस, ठीक है, इंसानों के द्वारा जो पहला मेटल को डिस्कवरी हुई वो कॉपर ही था। और ब्रॉन्ज एज है आपका कांस्य युग, ठीक है, यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स एंड अदर थिंग, जहाँ पे कांसे का उपयोग होता था। अब कांसा क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है, ये कॉपर और टिन, तांबे और जो टिन है उससे मिलके ये एक मिश्र धातु है, अलॉय बनता है। ओके, ऑल राइट, समझ में आई आपको चीज़ कि हमने अभी आज देखा कि हम हिस्ट्री के तीन पार्ट्स होते हैं, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, जो हमें पढ़ना है। एंशियंट हमने शुरू किया, उसको हम आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में डिवाइड करते हैं। आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व, कोई रिटन एविडेंस नहीं है कि कोई लिखा हुआ है हमें मिला है, लिखा हुआ अगर मिला भी है तो वो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोल देते हैं? प्रोटो हिस्ट्री बोल देते हैं। आगे लिखा होगा, आई थिंक नहीं लिखा, कोई नहीं, इसको हम बोल देते हैं प्रोटो हिस्ट्री। जिसमें हमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं मिला है उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। और जहाँ लिखा हुआ मिला है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रोटो हिस्ट्री। और जहाँ लिखा हुआ मिला और पढ़ भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, वो है हिस्ट्री। क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब है जो भी पता चल रहा है आर्कियोलॉजी से ही पता चल रहा है, तो इसको भी आर्कियोलॉजी में ही रखेंगे। तो ये समझ में आई आपको चीज़, स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। किसी को कोई आई थिंक प्रॉब्लम तो यहाँ तक नहीं होगी, राइट। सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, दिमाग ख़राब हो गया आपका? दिमाग नहीं आपका सही है, ठिकाने पे है आपका दिमाग बिल्कुल? अगर ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है, कि नहीं दिमाग ठिकाने में है और फिर भी मैं फास्ट हूँ, तो नहा के आओ थोड़ा, है ना। दिमाग फास्ट काम करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम में ही प्रॉब्लम होती है। सिंपल सा थंब रूल है कि अगर 90% को सब कुछ दिक्कत नहीं है, मुझे ही दिक्कत है, ठीक है, तो मतलब है कि मेरे साथ ही दिक्कत है फिर वो, ठीक है। अब इससे ज़्यादा स्लो मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना। खैर, तो आगे बढ़ते हैं, स्टोन एज पे आते हैं। स्टोन एज आज का हमारा टॉपिक रहेगा, स्टोन एज और कॉपर एज। आज हम देखेंगे इसके बारे में, कल देखेंगे ये ब्रॉन्ज एज के बारे में, और परसों आई थिंक देखते हैं क्लास होती नहीं होती, परसों से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री अपनी। ओके, स्टोन एज पे आते हैं, पाषाण युग, जहाँ पे लोग स्टोन्स का यूज़ कर रहे थे, पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे, पत्थर से चिंगारी उत्पन्न कर रहे थे ना। पत्थर तुमने कभी किया ये? पत्थर में पत्थर, खासकर रेलवे ट्रैक पे जाके पत्थर में पत्थर मार रहे हैं, चिंगारी बना रहे हैं, पूरा रेलवे ट्रैक में ऐसे घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं पता नहीं, खेत में जा रहे हैं, बेर तोड़ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पता नहीं, कच्चे चने तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं पता नहीं, एकदम मज़े ही मज़े हैं जीवन के पूरे। किया तुमने ये? नहीं नहीं, तुमने किया ये गाँव में?
नहीं किया तो फिर तुम्हारा बचपन तो फिर खैर। स्टोन एज पे आते हैं। तो पाषाण युग जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक और चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक, सॉरी, नियोलिथिक, ठीक है, नियोलिथिक, पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। पीलियो का मतलब होता है, देखो लिथिक का मतलब होता है स्टोन, कहीं भी लिथ देखने को मिल जाए स्टोन। पीलियो का मतलब क्या है, ओल्ड। मीजो का मतलब क्या है, मिडिल। और नियो का मतलब क्या है, न्यू, ठीक। तो पीलियोलिथिक का मतलब है ओल्ड स्टोन एज। कब से शुरू हुई, जब से हमें पता चला, जब से हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलने शुरू हुए, 5 लाख 3 लाख जब भी मानो, तब से लेके लगभग 10,000 BC तक। मीजोलिथिक लगभग वही 10,000 से लेके 7,000 BC। एसएससी कंसिडर्स दिस टाइम पीरियड एज 12,000 BC से 10,000 BC। क्यों, एसएससी को ऐसी क्या पड़ी है, देखो पड़ी से ऐसा है कि ये टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें हिस्ट्री में, डेट्स बहुत स्पेसिफिक देख रहे हो। अभी हम कितने हजारों साल की बात करेंगे सिर्फ थोड़ी सी देर में, लेकिन जब तुम मॉडर्न में आओगे तो एक एक साल में इतने सारे इवेंट हुए होंगे। 19 मतलब एक ही तुम साल ले लो, कितने सारे इवेंट होंगे। जैसे 1919 ले लो, रॉलेट एक्ट पास हुआ, रॉलेट सत्याग्रह हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खिलाफत आंदोलन लॉन्च हुआ। तो 1919 में इतने सारे इवेंट हुए। अब उसको 19 के 19 के 1919 नहीं, ये तो 1920 नहीं कर सकते हो, एक साल भी आगे नहीं बढ़ा सकते हो तुम, या कम कर सकते हो। स्पेसिफिक रहना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अगर तुमने बोलिया जलियांवाला बाग हत्याकांड 1920 में हुआ था, गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक वाटर टाइट काइंड ऑफ नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्ट एकदम टाइमलाइंस नहीं है कि नहीं 10,000 से तुमने अगर 9,000 बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा उत्तर तुम्हारा, समझ रहे हो। तो एक रफ आइडिया होना चाहिए कि 10,000 तक पीलियोलिथिक, फिर उसके बाद मीजो शुरू हुआ, 7,000 से लेकर 1,000 तक नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज। यानी कि मीजोलिथिक एक ट्रांजिशन के तौर पे है, पीलियो यानी ओल्ड और नियो यानी न्यू के बीच में एक ट्रांजिशन के तौर पे ऐड कर रहा है मीजोलिथिक, ऑलराइट। अब हमने डिफ्रेंशिएट कैसे किया होगा कि ये ओल्ड स्टोन एज वाले हैं, ये मिडिल स्टोन एज वाले हैं, ये न्यू स्टोन एज वाले हैं। तो बस देखते हैं उसी के बारे में, आते हैं पीलियो यानी ओल्ड स्टोन एज पे। यहाँ पे इस पीरियड में देर वॉज अ यूज ऑफ स्लाइटली बिगर स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे यहाँ पे। इस पूरे पीलियोलिथिक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर या अर्ली, मिडिल और अपर। लोअर, मिडिल और अपर, लोअर, मिडिल और अपर। नीचे से शुरू करेंगे, बीच में आएंगे, देन ऊपर। तो लोअर है मतलब वही 5 लाख से लेकर लगभग 50,000 BC, ये 50,000 से लेकर 40,000, ये 40,000 से 10,000 BC, ठीक। साइट्स क्या है, कहाँ कहाँ से हमें पीलियोलिथिक के एविडेंसेस मिले, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। तो सोन वैली है पंजाब में, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहाँ पर। बेलन वैली है यूपी में, वहाँ से मिले। कुछ रॉक शेल्टर, रॉक शेल्टर मतलब, रॉक शेल्टर का मतलब है जहाँ पे लोग रहते थे, शेल्टर का मतलब होता है घर। तो रॉक्स में ये लोग क्या करते थे, रॉक्स को फोड़ फोड़ के रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर ये लोग रहते थे, ठीक है। बेलन वैली कहाँ पड़ती है, बेलन वैली ध्यान रखना मिर्ज़ापुर में पड़ती है आपकी ये। और आप में से काफ़ी लोग ये था कि सर जो भी एक्स्ट्रा होता है फैटमैन में या फिर कुछ करेक्शन अगर होता है तो आप उसको वहीं पे मार्क करवा दिया करो, हमारे लिए दिक्कत होती है। तो आज से मैं मार्क करवाता चलूँगा, ठीक है। अभी आप खुद से करते चल सकते हैं या फिर नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लास्ट में करवा दूँगा आपको, ठीक है, सेशन के लास्ट में। खैर, डिडवाना राजस्थान में, हुंसगी कर्नाटक में है, ठीक है, पहलगाम कश्मीर में और पटने महाराष्ट्र में। यहाँ से सबसे पहले हमें शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच के एविडेंसेस मिलते हैं। किसके एविडेंस मिलते हैं, ऑस्ट्रिच के, शुतुरमुर्ग के। कहाँ से, पटने महाराष्ट्र से। तो यहाँ से हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस में जैसे कि कुछ पत्थर मिल रहे हैं केव के अंदर, रॉक शेल्टर के अंदर, तो वो एविडेंसेस हैं। देन मिडिल में आते हैं। तो मिडिल में क्या है कि ये लोग थोड़ा फ्लेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे थे। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, फ्लेक टेक्नोलॉजी। तो फ्लेक है जहाँ पर पत्थर को थोड़ा सा कुछ तो तराश दिया, थोड़ा सा तोड़ दिया, हल्का सा एजी बना दिया, थोड़ा सा शार्प बना दिया उसको, ये होती है फ्लेक टेक्नोलॉजी। जहाँ पर पत्थर को थोड़ा सा, 2 पत्थर मार के थोड़ा सा पत्थर काट दिया तो उससे क्या, थोड़ा सा शार्प हो गया वो पत्थर, तो फर्दर और प्रिसाइज चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ लाइक सेइंग कि भाई जैसे पहले ज़माना था किसका, पहले ज़माना था कीपैड का, ठीक है, फिर आए स्मार्टफोन्स, ठीक है, स्मार्टफोन आए, और आज ज़माना है एआई का।
ठीक है, अब कल को मान लो हमारे जो टाइम पीरियड है उसको अगर क्लासीफाई किया जाएगा आज से 2003, 5, 10 जितना भी 1000 साल बाद किया जाए, तो कुछ आपको नहीं लगता इसी तरीके से कि कीपैड का जो ज़माना था वो 1990 से लेके 2000 तक था, ठीक है। फिर 2000 में जन्म हुआ स्मार्टफोन का, वो चले आपके 2020 तक। फिर 2020 या 22 ऑनवर्ड्स एआई का ज़माना स्टार्ट हुआ। हाँ, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, तो वही है ये, वही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है कि यूज़ पत्थर ही हो रहा है। लेकिन वहाँ पर काइंड ऑफ थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आ गई कि दो पत्थर मार के उन्होंने थोड़ा सा उसको पॉइंटेड या फिर एजी बना लिया, ठीक है। मेन जो इन लोगों का ऑक्यूपेशन था पूरे पीलियोलिथिक का, याद करना है, सब मिडिल का स्पेसिफिक नहीं है, दैट वाज हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हंट करते थे, मारते थे, किसको मारते थे? जानवरों के। तुमने वो देखा है कि एडवर्टाइज, वाओ 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 दद्दू देखा तुमने मेंटोस का? क्यों, कितने लोगों ने देखा है? लगाना चाहिए था मुझे यार, खैर। पत्थर के औजार बांधे देखा है, ओके 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 ओके। बेटा गोकरण रुक जाओ, है ना, नहीं तो तुम्हारा प्रणाम अभी निकाल देंगे हम। चलो, तो अतिरक इस पे आते हैं अभी। ये एक साइट है अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम, ये पड़ती है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। और ये एक आपकी पीलियोलिथिक साइट है। कौन सी पीलियोलिथिक? मिडिल पीलियोलिथिक है, तो ध्यान रखना ये एक इंपॉर्टेंट है। अतिरम पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। और यहाँ से एनिमल के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। किसके? एनिमल के फुटप्रिंट्स देखने मिलते हैं। ओके, ऑलराइट। देन आते हैं अपर पीलियोलिथिक में। टाइम पीरियड तो मैंने आपको बता ही दिया है। दिस पीरियड कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ द प्लेस्टोसीन। जो हमारा आइस एज है उसके लास्ट फेज से कोइंसाइड किया, जो आखिरी फेज था, यानी कि इसके ख़त्म होते ही आइस एज भी ख़त्म हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आइस एज वेट कर रहा था कि कब प्लेस्टोसीन ख़त्म हो, वो बस हमने क्लासीफाई कर दिया है कि इसके साथ ही आपका ये पीलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज भी ख़त्म हो गया और मिडिल वाला शुरू हो गया। तो इट वॉज पीरियड ऑफ होमोसेपियंस, मॉडर्न मैन। ये होमोसेपियंस के हैं। अगेन वो दद्दू, दद्दू का एवोल्यूशन कैसे होता है, तो इसी तरीके से उसमें यही दिखाया गया ना कि दद्दू का एवोल्यूशन होगा। दद्दू मतलब दद्दू, हाँ ऐसा ही कुछ तो था, मतलब हाँ, अच्छा, दद्दू का एवोल्यूशन नहीं हुआ था उसमें। तो ये है पहला ह्यूमन ऑस्ट्रोपिथिकस। इस तरीके से थे पहले बेटा, तुम ये समझ लो, हमारे पूर्वज इस तरीके से थे। फिर ये होमो हैबिलिस बने, इस तरीके से हुए ये, ठीक है, यानी बंदर से ये थोड़ा होमो हैबिलिस बने। देन ये होमो इरेक्टस बने, ठीक है, देख रहा हो ऐसी तुम्हारी शक्ल रहा करती होगी है तुम्हारी और तुम्हें आज लगाने क्रीम पाउडर, क्यों? होमो नेदरलैंडिस आया इसमें इसके बाद, ठीक है। एंड इसके बाद ये है हमारे करंट फॉर्म ऑफ ह्यूमंस, होमो सेपियंस। अब धीरे धीरे ह्यूमंस आपको नहीं लगता और इवॉल्व होंगे, और हमें लगता है अगले ह्यूमंस ऐसे होंगे, देखो ऐसे, उनकी मुंडी कुछ ऐसे होगी। इनका क्या नाम रखोगे? फ़ोन चलाए चलाए तुमको नहीं लगता ये गर्दन इस तरीके से हो जाएगी? भाई मजाक वाली बात नहीं है, हो जाएगा कुछ सालों बाद। फ़ोन चलाए चलाए लोगों की गर्दन ऐसी हो जाएगी। ये क्या होंगे? होमो क्या होंगे? इनको क्या बोलोगे तुम, बता? फ़ोन चलाए चलाए अगर हो गया तो क्या नाम दोगे इनको तुम? खैर, अब ये जो है हमारा दैट इज़ अपर पिलोलिथिक। अपर पिलोलिथिक की अगर बात करें तो यहाँ से हमें देखने को मिलती है पेंटिंग्स शुरू हो जाती हैं। क्या मिलना शुरू हो जाती हैं? पेंटिंग्स। क्यों ऐसा है? पेंटिंग्स मिलना इसलिए शुरू हो जाती हैं क्योंकि बॉडी तो मस्त है सर, लंबाड़ी, ओके। होमो फोनोसेपियन, अच्छा अच्छा अच्छा, जुकियंस, हाँ ये सही है, फोनोसेपियंस। तो ये हो जाएंगे आपके फोनोसेपियंस, ओके। हाँ, खैर, होमोफोनियन, होम हाँ ये भी है, होमोफोन्स भी सही है, होमोफोन्स। खैर, होमोफोन्स तो इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। खैर, तो पेंटिंग मिलना शुरू हो गई कहाँ से? अपर पीलियोलिथिक से। ऐसा क्यों हुआ? अब जैसे मान लो कि तुम हो, ठीक है, तुम्हारे पास, अब जैसे तुम्हारे पास अगर खाने पीने को ना होता तो तुम मेरी लेक्चर देख रहे होते बैठ के, तुम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते बैठ के, नहीं,
तुम पहले खाने पीने का जुगाड़ करते, सर वही तो कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो नहीं कर रहे हो तुम, वो है तुम्हारे पास अभी, रोटी पानी सब कुछ, उसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ना होता तो तुम उसका जुगाड़ कर रहे होते, सिंपल सी बात है ना, उसी का जुगाड़ कर रहे होते। अब जैसे मान लो तुम्हारी नौकरी लग जाएगा, तुम थोड़ी ना पढ़ोगे, ऐसी तैसी कराएं सर अपनी, हम कुछ और देखेंगे, अब मज़े करेंगे ज़िंदगी के। तो उसी तरीके से है कि अब ये थोड़ा इनका क्या है ना कि फूड गैदर होना स्टार्ट हो गया था। अब धीरे धीरे पेट का बंदोबस्त तो हो जाता था, तो जिनका पेट का बंदोबस्त मान लो हो गया, अब वो क्या करेंगे, गुफाओं में चल रही है चित्रकारी पूरी, पेंटिंग चल रही है। तो पेंटिंग यहाँ से शुरू होती है। इसकी सबसे पहले जो डिस्कवरी है वो आर्कीबाल्ड कैम्बल को हटा के यहाँ पर कर लेना कार्लाइल, ठीक है। कहीं कहीं कैम्बल होता है लेकिन कार्लाइल आप याद करना, कार्लाइल ज़्यादा जगह पर एक्सेप्ट होता है। तो आर्कीबाल्ड कार्लाइल ध्यान रखना, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था 1867 में, ठीक है, 1867-68 में। इनफैक्ट जो स्पेन की मानी जाती हैं आल्तामीरा पेंटिंग्स हैं, उनसे भी कई साल पहले आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, चेयरमैन जो थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, जो पहले एएसआई के चेयरमैन थे, उनके अंडर में ये काम कर रहे थे। और इन्होंने डिस्कवरी करी थी सबसे पहले पेंटिंग्स की, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई और डिस्कवर फ्यू रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया। ये सबसे पहले व्यक्ति थे। कहाँ से हमें पेंटिंग्स मिलना शुरू होती हैं, अपर पीलियोलिथिक से। ऑलराइट, यहाँ पर मैप पे आप एक बार देखेंगे सारी जो हमारी पीलियोलिथिक साइट्स हैं उनको। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सोहन वैली आपको देखने को मिल जाएगी, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये अतिरम पक्कम है वही, ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि मिडिल पीलियोलिथिक में था, जहाँ पर फ्लेक टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, ओके, आगे बढ़ा जाए। चलो, अब आते हैं फ्लेक टेक्नोलॉजी। तो मैंने बता दिया फ्लेक टेक्नोलॉजी क्या है। पेंटिंग्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। भीमबेटका में भी हमें एक रॉक कट केव पेंटिंग मिली, ठीक है। जैसे कि इनको सबसे पहले मिली थी आर्कीबाल्ड कार्लाइल को, इनको जो मिली थी वो मिली थी सोहागी घाट में। सोहागी घाट कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। 1867-68 में इन्होंने डिस्कवर किया। लेकिन फादर ऑफ अगर इंडियन रॉक आर्ट बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि इसको वीएस वाकांकर को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने भीमबेटका की जो रॉक केव पेंटिंग्स है, जो कि आपको विंध्यन माउंटेन रेंज में देखने मिलती हैं, कहाँ पर, जो विंध्यन माउंटेन्स है वहाँ देखने मिलती हैं, उसकी डिस्कवरी इन्होंने करी थी 1957 में, ठीक है। अच्छा, इन रॉक जो पेंटिंग्स हैं इनमें क्या दिखाया जाता था और ये पेंटिंग बनाई किससे जाती थी, तो जनरली जानवर दिखाए जाते थे, इंसानों को नाचते हुए दिखाया जा रहा है, इंसानों को हंटिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए दिखाया जा रहा है। अब नाचते हुए दिखाया जा रहा है तो माना जाता है कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और जनरली जो है इस तरीके से हाथ में हाथ पकड़ के, इस तरीके से हाथ में हाथ पकड़ के इस तरीके से झुंड में दिखाया जाता है कि ये लोग किस तरीके से डांस कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से होता है कि भाई ये पेंट, और ये बनाई किससे जाती थी, तो जो पत्थर होता था उसी को पीस पीस के पाउडर बना के उससे बनाई जाती थी, ठीक है। कलर्स यूज़ होते थे यहाँ पर, वाइट जैसे लाइमस्टोन का शायद यूज़ किया जाता होगा, रेड, ग्रीन, ब्लैक, इन कलर्स का यूज़ होता था इनको बनाने के लिए, जिसमें कि डिफरेंट मैन, एनिमल्स और डिफरेंट जो जियोमेट्रिक पैटर्न्स हैं, इनफैक्ट जो डेली लाइफ है उसको भी धीरे धीरे दर्शाया गया पेंटिंग्स में, जो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती हैं, अपर पीलियोलिथिक से, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। और ये एवोल्यूशन ऑफ मैन किस तरीके से हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो तो अभी हम लोगों ने देखा है। ऑस्ट्रोपेथिकस से होमो हैबिलिस, देन इरेक्टस, नेदरलैंडिस और आपका होमोसेपियंस, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ ह्यूमंस हैं। अब फ्लेक टेक्नोलॉजी किस तरीके से होती है आप देख सकते हो, जहाँ पर पत्थर से पत्थर वो करके उसको थोड़ा सा पॉइंटेड बनाया जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है लखुदियार की पेंटिंग। लखुदियार कहाँ पड़ता है, लखुदियार का मतलब होता है केव, 100 केव्स, ठीक है। लखुदियार का मतलब होता है, सॉरी 100 बोल रहा हूँ, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। लखुदियार का मतलब है 1 लाख केव्स, राइट, 1 लाख केव्स। तो लखुदियार आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, ठीक है। एक रिवर है जिसका नाम है सुयाल, ठीक है, सुयाल रिवर के पास में, ये ध्यान रखना। तो डायरेक्टली पूछ सकता है क्वेश्चन कि लखुदियार आपको केव पेंटिंग कहाँ देखने को मिलेगी, तो उत्तराखंड में आपको जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उसी के पास में, सुयाल रिवर के पास में ये, ठीक है।
ऑलराइट, अभी आते हैं मीजोलिथिक में, दैट इज़ मिडिल स्टोन एज में। इसको लेट स्टोन एज भी बोला जाता है। ध्यान रखना, लेट स्टोन एज अलग है और न्यू स्टोन एज अलग है। न्यू आता है न्यूलिथिक में। वो अभी तक देख रहे थे ओल्ड स्टोन एज था, ये मिडिल है, मिडिल को ही लेट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम माइक्रोलिथ पीरियड बोलते हैं। माइक्रोलिथ का मतलब क्या हुआ? माइक्रो का मतलब छोटा, लिथ का मतलब पत्थर। तो जहाँ पर छोटे पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था उसको हमने बोला माइक्रोलिथ। तो आप देख सकते हैं पॉइंटेड भी है, फ्लेक टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हुआ है, प्लस साइज़ काफ़ी छोटा हो गया। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मीट काटने के जो, क्योंकि हंटिंग करते थे ना, अभी अब मैंने आपको बताया कि लोग हंटिंग करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। ठीक, लिखवाया तभी हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। लेकिन जब मीजोलिथिक में आ गए तो ऐसा नहीं कि कुछ और नया करने, अभी भी हंटिंग ही कर रहे थे, एग्रीकल्चर अभी भी आया नहीं था, लेकिन हंटिंग और हर्डरस हो गए थे। ठीक है, मीजोलिथिक ह्यूमंस वर हंटर्स एंड हर्डरस। वो कौन थे? हंटर और गैदरर थे। ये हंटर और हर्डर्स हैं, यानी मध्य पाषाण युग के मानव शिकारी और पशुपालक थे, हर्डर्स थे। एग्रीकल्चर अभी भी नहीं है। ठीक है, तो वो था आपका पूरा पाषाण, ये है मध्य पाषाण। पाषाण का मतलब स्टोन। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगैन इन दिस पीरियड। डोमेस्टिकेशन का मतलब है एनिमल्स को, यानी कि जानवरों को पालतू बना के रखना। तो इस काल में जानवरों का पालतूकरण शुरू हुआ, उनको पालतू बना के रखा गया। वार्मर क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट वार्म हो चुका था, क्योंकि हमने देखा है कि जो अपर पैलियोलिथिक था दैट कोइंसाइडेड विद दी लास्ट फेज ऑफ द प्लेस्टोसीन। तो प्लेस्टोसीन के बाद, आइस एज के बाद वार्मर फेज आएगा, और इसकी वजह से इंक्रीज इन फ्लोरा एंड फौना हुआ। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे, और फौना का मतलब होता है एनिमल्स, जानवर। आई थिंक पता होगा आप में से काफ़ी लोगों को। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा? तो लंगनाज यूपी, लंगनाज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं भाई, गुजरात में पड़ता है ये। ठीक है, गुजरात में, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, लंगनाज गुजरात में देखने को मिलेगा, महसाना गुजरात में। भीमबेटका और आदमगढ़ आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। सर ये तो अभी आप भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स यहाँ पर बता रहे थे। जब वी एस वाकंकर जी ट्रेन में जा रहे थे भोपाल से इटारसी, तब उनको दिखा कि ओहो यहाँ पे तो कुछ पेंटिंग्स हैं। तब वो उतरे स्टेशन पे, अगले स्टेशन पे, और वो फिर से वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि ये पेंटिंग किस हिसाब से। वो आपकी तरह तो थे नहीं कि इधर उधर की सीट में नज़रें मारते हुए ट्रेन में जा रहे हैं भाई, वो बाहर देखते थे कि भाई कुछ दिख जाए। और इसीलिए बोलता हूँ माइंडफुल रहा करो, कब आपसे आपकी नज़रों से क्या मिस हो जाए आपको पता नहीं है। इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती हैं, लेकिन हम बेखबर होते हैं, है ना। ट्रेन में बैठे हुए हैं तो इधर उधर देख रहे हैं, नज़रें मार रहे हैं। ये सब नहीं करना, मारना है नज़रें लेकिन सही चीज़ों में। कि भाई जैसे पेंटिंग्स हैं तो वो दिख गई, तो उन्होंने वी एस वाकंकर जी ने देखो पेंटिंग्स डिस्कवर कर ली, और आज उनका हम नाम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप पे कौन पढ़ेगा? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तो खैर अब क्या ही बोलूँ मैं, आप ही जानते होगे। ठीक है, तो भीमबेटका ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वहीं तक एसोसिएटेड हैं और आगे नहीं देखने को मिली। यहाँ पर हमें पूरा पाषाण के लोग भी देखने को मिले, मध्य पाषाण के भी देखने को मिले, इनफैक्ट नव पाषाण के भी देखने को मिले। ठीक है, अच्छा आप भी बाहर ही देखते हो। ओके 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 ओके। सर बीच वाला को लंगड़ा बना दी, किसको? अच्छा उसको। चलो ठीक, ठीक है भाई, वो सीडी है क्या तुमको? चलो सर, वो रील स्क्रॉल नहीं कर रहे होंगे। हाँ, गुफा में तो अंधेरा होता है, ट्रेन से जाते टाइम उनको कैसे देखा भाई? गुफा के अंदर ही थोड़ी ना, गुफा के बाहर भी बना बना के रखते थे। और ऐसा बना के रखते थे लोग, ऊपर बना के रखते थे, ऐसा नीचे नहीं कि वो दूर से दिखे। हाँ ठीक है, अगर आप कभी जाओ देखोगे तो वो ऊपर जहाँ पर लोग रहते थे उसके ऊपर बनाते थे, एकदम ऊपर, ताकि वो दूर से दिखें। ठीक है, खैर। तो चौपानी मांड, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नियर बेलन वैली। बेलन वैली आपकी यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में। एंड इनफैक्ट बेलन वैली आपको पीलियोलिथिक में भी देखने को मिलेगी। ये एक ऐसी साइट है जहाँ जिसमें आपको तीनों फेज देखने को मिलेंगे, पीलियो भी, मीज़ो भी और नियो भी। ठीक है, बागोर हो गया राजस्थान में। अब बागोर से ही सबसे पहले हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिलता है, बागोर राजस्थान से। ठीक है, बागोर राजस्थान से ही सबसे पहले हमें एविडेंसेस मिलते हैं, किसके? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के। ठीक है, संगनाकल्लू कर्नाटक में और टूटीकॉर्न आपका सदर्न तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, जो भी साइट्स हैं। ओके, जैसे यहाँ पर लंगनाज है गुजरात में। ठीक है, देन बागोर है राजस्थान में, लार्जेस्ट माइक्रोलिथ साइट इन इंडिया। ध्यान रखना, दिस इज दी लार्जेस्ट माइक्रोलिथ साइट इन इंडिया। सबसे बड़ी माइक्रोलिथ साइट है यह, बागोर राजस्थान में पड़ती है। ओके, देन अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भीमबेटका देखने को मिलेगी, जो रॉक पेंटिंग्स है। भीमबेटका इज़ मतलब भोपाल के बहुत पास में ही है। अगर आप भीमबेटका जाओ, मतलब भीमबेटका अगर आप भोपाल के साउथ में, लगभग 40-45 किलोमीटर साउथ में पड़ता है भोपाल, जो कैपिटल सिटी है यहाँ की। ठीक है,
राइट। चलो, तो ये चीज़ हो गई। आदमगढ़ भी आपका यहीं पर पड़ता है। ये बाघोर है। सर आप तो बोल रहे थे बाघोर राजस्थान है। बाघोर राजस्थान में, बाघोर यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे एमपी में, ठीक है। बाघोर कहाँ पर है? एमपी में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बागोर है राजस्थान में, ठीक है। लेकिन अगर बाघोर की बात करेगा तो वो कहाँ पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ें अभी। देन यहाँ पर आप देखेंगे दैट इज संगना कल्लू। आई थिंक ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नियोलिथिक पीरियड पे, न्यू स्टोन एज पे। अब जब हमने देखा कि ये पत्थर छोटे हो गए हैं तो उसको हमने बोल दिया माइक्रोलिथ। लेकिन जब पत्थरों को और छोटा और स्पेशलाइज कर दिया गया और उनमें पेंटिंग शुरू हो गई, यानी कि डिफरेंट हमें पेंटेड रॉक्स देखने को मिलने लगे, ठीक है, तो उसको हमने बोला नियोलिथिक, उसको हमने बोला नवपाषाण। उसको हमने क्या बोला? नवपाषाण, नियोलिथिक। यहाँ पर पॉलिश स्टोन यूज़ हुए और टाइम पीरियड तो हमें पता ही है 7000 से लेकर लगभग 1000 BC। देवर फूड प्रोड्यूसर्स, यानी अब यहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था। यहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था। पॉटरी वैसे तो अगर हमने देखा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल आपका मीजोलिथिक से स्टार्ट हो गया था। पॉटरी हमें नियोलिथिक से मिलना शुरू हो गई थी, क्योंकि एक्चुअल में जब आप आपके पास एनिमल्स होंगे, ठीक है, और आप एग्रीकल्चर करोगे, ओके, तो आपको ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, मिल्क को स्टोर करने के लिए पॉटरी तो लगेगी ही, पॉटरी का इस्तेमाल तो लगेगा ही। तो इसीलिए ही नियोलिथिक से पॉटरी का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। पॉटरी मतलब इस तरीके से घड़े टाइप आप नुमा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम पॉटरी बोलते हैं। तो पॉटरी का भी यहाँ पर अपीयरेंस शुरू हो चुका था नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। आर्ट यहाँ पर भीमबेटका, अगेन वही जो हमने भीमबेटका डिस्कस किया था अभी, जो VS वाकंकर जी ने डिस्कवर किया था। नियोलिथिक पीपल ओन पॉटरी, ऑलराइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मेनली तो आपकी जैसे कोर्स ग्रेन पॉटरी थी, है ना, कोर्स ग्रे पॉटरी थी आपकी, जिसमें ग्रेन्स वगैरह स्टोर किए जाते थे, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नियोलिथिक पीरियड की जो साइट्स हैं वो देखिए, यहाँ पर मेहरगढ़ है, ये पाकिस्तान में पड़ती है, बलूचिस्तान जो प्रोविंस है वहाँ की। यहीं से सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंस मेहरगढ़ से मिलते हैं, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में। कश्मीर घाटी में बुरजा होम है और गुफकराल है। बुरजा होम और गुफकराल। बुरजा होम का मतलब है प्लेस ऑफ बर्च, बर्च एक तरीके का ट्री होता है, और गुफकराल का मतलब होता है केव ऑफ पॉटर, ठीक है, केव ऑफ पॉटर्स। बुरजा होम की अगर बात करेंगे तो ये इट इज़ लगभग 16, कहीं कहीं 20 पे आपको देखने को मिलेगा, 20 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ श्रीनगर। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो डोमेस्टिक डॉग्स हैं दे वर बरीड विद देयर मास्टर्स, उनको उनके मास्टर्स के साथ बरी किया गया है, यानी कि जो कुत्ता है और जो कुत्ते का मास्टर है उन दोनों को साथ में ही दफनाया गया है। पीपल लिव्ड ऑन लेक साइड इन पिट्स, यानी कि ये गड्ढों में रहते थे यहाँ पर लोग, ठीक है, पिट्स में रहते थे। मेहरगढ़ में क्या था? मेहरगढ़ में लोग दीवार खड़ी करके रहते थे, भले वो बेक्ड ब्रिक्स की नहीं होती थी, पकी हुई ईंटों की नहीं होती थी, कच्ची होती थी, लेकिन वो दीवार ऐसा बना के रहते थे। लेकिन ये क्या थे? ये गड्ढा खोद दिए उसके अंदर रहते थे, लेक के किनारे रहते थे, झील के किनारे, सो दैट कि मछली वछली भी आराम से मिल सके। टूल्स मेड ऑफ बोन्स फाउंड हेयर, तो बोन्स के बने हुए यहाँ पर से हमें टूल्स मिले। टूल्स किसके बने हुए? बोन्स के, यानी कि हड्डियों के। सिर्फ यहीं से नहीं मिले हमें, जो बिहार में चिरान साइट है जो पटना के पास पड़ती है, यहाँ से भी हमें मिले, ठीक है, पटना के पास जो पड़ती है यहाँ से भी हमें देखने को मिले टूल्स मेड ऑफ बोन्स। कर्नाटक की कुछ साइट हैं जैसे संगना कल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकली हिल नहीं है। पिकली हिल आपका आंध्र प्रदेश में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। पिकली हिल इज़ इन दी आंध्र प्रदेश। हल्लूर, जहाँ पर मिलेट कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक नोट कर सकते हो, अगर नोट करना है इसकी जगह, कोड़ेकल। कोड़ेकल है कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश में कोलदीवा है, जहाँ से सबसे पहले हमें राइस एविडेंस मिलता है, कोलदीवा, राइट। कोलदीवा से हमें सबसे पहले किसके एविडेंस मिलते हैं? राइस के एविडेंस मिलते हैं, चावल के एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ओके। देन अगर बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, तो भीम रिवर और कृष्णा और तुंगभद्रा के पास में हमें देखने को मिलेंगे जैसे बुद्दीहल, उटनूर, नागार्जुनकोंडा, पिकली हल, ये साइट है आपकी आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, ध्यान रखना, इट इज़ अ इंपॉर्टेंट साइट। बेलन वैली कहाँ पर है? बेलन वैली जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर कोलदीवा आपको देखने को मिलेगा, जहाँ राइस के अर्लीस्ट एविडेंस मिले। और महागरा, मेहरगढ़ अलग है जो पाकिस्तान में, ये है महागरा, जहाँ पर राइस के एविडेंस हमें देखने को मिले। गारो हिल्स मेघालय में भी हमें न्यूलिथिक साइट्स देखने को मिली। दाउजली हेडिंग जो कि आपका असम में पड़ता है, जहाँ से हमें जेडाइट स्टोन देखने को मिला।
ये ध्यान रखना। और कैटल हुयुक जो कि टर्की में पड़ती है, इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटो सिटी, यानी कि जो न्यू एज की, न्यू स्टोन एज की कोई सिटी अगर हम देखें तो वो कैटल हुयुक है, जो कि आपको टर्की, जो अभी तुर्की हो गया है, वहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और ये नियोलिथिक साइट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बुर्जा होम गुफक्राल, जहाँ पर हमें टूल्स मेड ऑफ बोन्स देखने को मिलते हैं। लेक साइड पिट्स में लोग रह रहे हैं, मास्टर को बरी किया जा रहा है डॉग के साथ, या डॉग को बरी किया जा रहा है मास्टर के साथ। यहाँ सराई खोला है, सराई खोला आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, पंजाब में सराई खोला ही है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी तो उटनूर है ये आंध्र प्रदेश में, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा पय्यम पल्ली भी, ठीक है, पय्यम पल्ली भी देखने को मिलेगा। पिकली हल यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे दिखाया गया है, बॉर्डर में दिखाया गया है आंध्रा और कर्नाटक के, लेकिन ध्यान रखना इट इज़ इन आंध्रा। संगना कल्लू भी वहीं पे है, ठीक है। नीचे हल्लूर है, हल्लूर भी आपकी एक नियोलिथिक साइट है, हल्लूर भी नियोलिथिक साइट है जो कि कर्नाटक में देखने को मिलेगी। ब्रह्मगिरी भी कहाँ है, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगी। दाउजली हेडिंग कहाँ है, जहाँ से जेडाइट स्टोन मिला, दिस इज लोकेटेड इन दी असम, ठीक है, ये असम में लोकेटेड है आपकी। ऑलराइट, चिरांद आप देख सकते हैं, ये पटना में है, जो कि यहाँ से भी हमें बोन टूल्स देखने को मिले, जो कि हमें जैसे बुर्जा होम में देखने को मिले, वैसे ही हमें चिरांद में देखने को मिले, जो पटना के पास है। लौरा देवा ये आपका यूपी में है, सोहगौरा और लौरा देवा ये दोनों, चौपानी मांडो, लौरा देवा, सोहगौरा, महागरा, कोलदीवा, ये सब यूपी में है। लेकिन मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ रहा है आपका, ये आपका पड़ रहा है बलोचिस्तान, जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पर, जहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिलते हैं। राइस के अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, कोलदीवा जो यूपी में है वहाँ से मिलते हैं, ठीक। तो ये हमने देखा अपर, मीज़ो और नियो। एक बार हम थोड़ा सा समराइज़ करते हैं, उसके बाद चालको पढ़ते हैं। चालको ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरीके से हमने डिवीजन किया। हमने डिवीजन इस हिसाब से किया कि पीलियोलिथिक, ठीक है, देन मीज़ोलिथिक, देन आपका नियोलिथिक, है ना। ओके, पीलियो का मतलब हो गया ओल्ड स्टोन एज। इसको हमने फर्दर डिवाइड किया 3 पार्ट में। कौन कौन से हैं 3 पार्ट, तो एक को हमने बोला लोअर पीलियोलिथिक, फिर हमने बोला मिडिल पीलियोलिथिक, और फिर बोला हमने अपर पीलियोलिथिक। क्योंकि ये अर्लीस्ट यानी 5 लाख BC से लेकर कहाँ तक है, लगभग इसको हमने कंसिडर किया 10,000 BC तक। इसमें से 5 लाख से लेकर 50,000 यहाँ, 50,000 से 40,000 यहाँ, 40,000 से लेकर 10,000 BC यहाँ पर। फ्लेक टेक्नोलॉजी कहाँ पे आई, फ्लेक टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ चुकी थी, ठीक है, यानी कि पत्थरों को थोड़ा सा एजी बनाने की जो टेक्निक है वो। इट कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ द प्लेस्टोसीन। अपर पीलियोलिथिक में सबसे पहले होमोसेपियन मिलता है, यानी कि जो मॉडर्न ह्यूमन है वो यहीं से बन गया था, होमोसेपियन। और पेंटिंग यहाँ से हमें शुरू, रॉक में जो पेंटिंग्स है वो देखने को मिलती हैं। पेंटिंग अगर सबसे पहले डिस्कवरी की बात करेंगे तो 1867 के टाइम पे आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने किया था डिस्कवरी। और उसके बाद भीमबेटका जो केव्स हैं वो भी उसी टाइम की हैं, जो कि VS वाकांकर ने जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तब उन्होंने डिस्कवर किया उसको, ठीक है, क्लियर। और लोअर में तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोग किसका यूज़ कर रहे थे, कुल्हाड़ियों का थोड़ा कुछ तो बना लिया था, हैंड एक्स टाइप का, क्लेवर्स का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। सोन वैली पंजाब में हमने देखा, बेलन वैली मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में देखा, डिडवाना राजस्थान में देखा, हुंसगी कर्नाटक में देखा, ठीक है। ये सब हमें देखने को मिले कहाँ पर, पीलियोलिथिक में। मीज़ोलिथिक में हमें देखने को मिला, ये है आपका लगभग 10,000 से लेके लगभग 7,000 BC, कहीं कहीं पे आपका 4,000 BC तक भी जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिले माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर। साइट यहाँ देखने को मिली जैसे लंगनाज गुजरात में, ठीक, महसाना गुजरात में, ओके। देन रॉक कट पेंटिंग्स तो यहाँ पर मिली भीमबेटका में, ठीक है, रॉक पेंटिंग्स देखने को मिली, और बागोर राजस्थान में, ठीक है, यहाँ सब। देन आते हैं हम लोग नियोलिथिक में। तो नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 7 और कहीं कहीं पे 12,000 से 10,000 BC भी इसको दिखाया जाता है, मीज़ोलिथिक को, से लेके लगभग 1000 BC तक आपका चलता है नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज जिसको बोलते हैं। यहाँ पर आपकी पॉटरी शुरू हो गई थी, यानी कि पॉटरी का हो गया था। यहाँ पर पॉलिश्ड स्टोन्स यूज़ होना शुरू हो गए थे, पॉलिश्ड स्टोन्स। लेकिन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ शुरू हुआ था, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ शुरू हुआ था, डोमेस्टिकेशन
ऑफ एनिमल्स। और साइट का नाम बताओ जरा कमेंट में, जो लोग सो रहे हैं जरा जल्दी से जग जाएं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये हमने मीजोलिथिक में किस साइट में देखा था, साइट का नेम क्या था? यहाँ पर हमने कुछ साइट देखी थी जैसे कि बुरजा होम एंड गुफक्राल, केव ऑफ पॉटर, जम्मू कश्मीर में है ये। यहाँ पर लेक साइड पिट में रहते थे लोग, और यहाँ पर बोन टूल्स यहाँ पे देखने को मिले, और साथ ही साथ बुरजा होम में लोग लेक साइड पिट्स में रहते थे। गुफक्राल, केव ऑफ पॉटर, और यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी मिलता है हमें विटामिन। वैसे माइक्रोलिथ मीजोलिथ में ही शुरू हो गया था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। बागोर राजस्थान में और आदमगढ़ एमपी में, ये 2 साइट ध्यान रखनी रिगार्डिंग दी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एग्रीकल्चर यहाँ से शुरू हो गया था, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू हो गया था तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ध्यान रखना है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिलता है हमें। और देन हमें राइस के अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, तो ये कोलदीवा जो जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से हमें देखने को मिलती हैं। कुछ और भी साइट है जैसे हल्लूर, है ना, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, मस्की, संगनाकल्लू कर्नाटक में। आंध्रा में हमने देखा पिकली हल है, और आपका बूडी हल है, उटनूर है, ये सब है वहाँ पर। और तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, याद करना है पय्यमपल्ली। अतिरम पक्कम भी थी, लेकिन वो मिडिल पीलियोलिथिक में थी। अतिरम पक्कम वो भी तमिलनाडु में थी, जहाँ से एनिमल के फुटप्रिंट देखने को हमें मिले थे, ठीक है, एनिमल्स के फुटप्रिंट्स हमें देखने को मिले थे। ऑलराइट, ठीक है। पॉटरी की अगर बात करेंगे तो कोर्स ग्रे पॉटरी या फिर कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी बोलते हैं उसको, जो यहाँ पर थी। वैसे धीरे धीरे अभी पॉटरी का एवोल्यूशन भी होगा, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं रिवाइज करने के बाद चाल्कोलिथिक में। चाल्कोलिथिक का मतलब क्या है? चाल्कोलिथिक यानी कि कॉपर स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज यानी कॉपर कब यूज़ होना शुरू हो गया था। सर बाघोर में है या गुजरात? सर बाघोर एमपी में, गुजरात में? बाघोर सर एमपी में है, ठीक है, बाघोर एमपी में है, देख लो यहाँ पर नहीं है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, एक सेकंड रुको, यहीं पे तो था ये। बाघोर एमपी में है, बाघोर राजस्थान में है, ठीक है। गुजरात में है लंगनाच, ठीक है, गुजरात में है लंगनाच और महसाना, याद रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब आते हैं चाल्कोलिथिक। तो कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस। जो तांबा था ये पहली धातु थी जो इंसानों के द्वारा डिस्कवर करी गई थी, ठीक है। टाइम पीरियड इसका था लगभग, ये अगेन कहीं कहीं पे और भी वैरी करता है, लाइक कहीं कहीं पे आपको ये 2000 बीसी से भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं पे 2000 बीसी भी आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये आपका डिफ़र कर सकता है, ये आपका डिफ़र कर सकता है थोड़ा बहुत। वैसे ज़्यादातर जगहों में आपको यही देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे हो सकता है 5000 बीसी से 2000 बीसी भी लिखा जाए, लेकिन जो यहाँ पर मैंने लिखा है वो आपको ध्यान रखना है। पीपल लिव्ड इन रूरल कम्युनिटीज़, तो लोग यहाँ रूरल कम्युनिटी। अब रूरल कम्युनिटी से एक चीज़ मुझे याद आई, एंड दैट इज़ कि जो लेटर नियोलिथिक है, यहाँ पे लोग अब एक फिक्स पैटर्न में रहना शुरू कर दिए थे। नियोलिथिक में अगर बात करेंगे तो ये लोग या तो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और जो लोग सर्कुलर में रहते थे वो कुछ प्रॉपर्टी कॉमन ओन करते थे, ठीक है, जैसे मतलब ये प्रॉपर्टी कॉमन हो गई, ये प्रॉपर्टी कॉमन हो गई इन दोनों के बीच में। तो इस तरीके से जो लोग सर्कुलर पैटर्न में रहते थे उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी रहती थी, ठीक है। तो इसके भी हमें एविडेंसेस मिले हैं कि जो लोग एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे वो सेटल्ड फॉर्म में थोड़े से हो गए थे, सेटल्ड, क्योंकि नियोलिथिक में एग्रीकल्चर आया था। याद करो पीलियो क्या थे, पीलियो क्या थे? पीलियो थे आपके, ये थे हंटर्स एंड गैदरर्स, ये थे हंटर्स एंड हर्डर्स, ये एग्रीकल्चर पर करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो ये लोग फिर एक फिक्स पैटर्न में रहना शुरू कर दिए थे, तो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर। जो लोग सर्कुलर में रहते थे वो ऐसा माना जाता है कि वो लोग प्रॉपर्टी कॉमन, ऐसा कुछ तो उनकी शेयर्ड प्रॉपर्टी रही होगी, कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। और हाउसेज जनरली या तो मड के बने होते थे जैसे हमने मेहरगढ़ में देखा, या फिर वो गड्ढों में पिट्स में रहते थे जो कि हमने बुरजा होम में देखा, ठीक है। खैर अब कॉपर एज था कहाँ पे? तो ये कुछ साइट्स हैं कॉपर एज की जहाँ जहाँ हमें तांबा देखने को मिला। क्योंकि अगर आप देखोगे आज भी हमने ज्योग्राफी में, अच्छा हम लोग तो पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में अगर आप याद करो मिनरल्स वाले लेक्चर में हमने देखा था खेतड़ी माइंस है राजस्थान में और मलजखंड है आपकी मध्य प्रदेश में। खेतड़ी है राजस्थान में और मलजखंड है एमपी में। तो इसी क्षेत्र के आसपास आज भी हमें कॉपर देखने को मिलता है। ज्योग्राफी तो चेंज नहीं होती है, ठीक है, हिस्ट्री में बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं। आज से अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ 2000 बीसी की, तो मुझे बताओ आज यानी 2025 से मैं कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ?
कमेंट में ज़रा बताना। तो ज्योग्राफी तो चेंज नहीं हुई होगी, तो यहीं पर हमें कॉपर मिलता रहा होगा, तो यहीं से कॉपर बनाते होंगे और कॉपर बना के उसका कॉपर का यूज़ करते होंगे। तो आज है 2025, ठीक है, तो 2025 साल पीछे जाओगे मतलब ज़ीरो में आ जाओगे। 2000 BC मतलब जीसस के जन्म से 2000 साल पहले, तो यानी 2000 यहाँ पे, तो 2025 ज़ीरो देन 2000, यानी कि 4025 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं 2000 BC की बात कर रहा हूँ तो। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में गणेश्वर जोधपुरा कल्चर और आहार कल्चर। ये कल्चर क्या है? कल्चर का मतलब ये है कि इसके इर्द गिर्द काफ़ी सारी साइट्स हमें देखने को हुई होंगी, लेकिन ये पहली साइट हमें यहाँ पर मिली गणेश्वर जोधपुरा। देन यहाँ आहार मिला। अब समझो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ के कॉपर एज वाले होंगे, यहाँ के जो कॉपर एज वाले होंगे, रहने का कुछ ढंग तो अलग होगा ना। यहाँ का कल्चर अलग होगा, राजस्थान का जैसे आज भी है कल्चर अलग है ना। वहाँ लोग पगड़ी वगैरह और बहुत ही एक अच्छा काइंड ऑफ, अच्छा बुरा तो नहीं होता है, लेकिन बहुत ही एक मैग्निफिशेंट अटायर होता है वहाँ के लोगों का। राजस्थान में थोड़ा, सॉरी महाराष्ट्र में थोड़ा अलग होता है, ठीक है। बिहार में चले जाओगे अलग होगा, छत्तीसगढ़ में अलग, और उड़ीसा में अलग होगा, बंगाल में अलग होगा, पहला बैशाख। क्यों? तो अलग अलग जगहों में अलग अलग कल्चर है, तो वही है कल्चर। यहाँ गणेश्वर जोधपुरा कल्चर बोल दिया, इसको आर कल्चर। तब तो नहीं था ना कि राजस्थान कल्चर, ऐसा कुछ तो नहीं था ये राजस्थान है कि हम राजस्थान, ठीक है। ये कयाथा और मालवा कल्चर, ठीक है, जो कि आपको अगेन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात और एमपी में देखने को मिलेगा। और यह जॉर्वे कल्चर जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र में, ऑलमोस्ट पूरा एंटायर महाराष्ट्र अगर आप देखोगे इसने कवर कर रखा है, एक्सेप्ट दी कोस्टल महाराष्ट्र। कोस्टल वाला जो महाराष्ट्र है उसको छोड़ के इसने पूरा महाराष्ट्र को कवर कर रखा है। तो गणेश्वर जोधपुरा कहाँ है? राजस्थान में। आहार बानस गिलुंद, इसको ना आहार को आहार बानस गिलुंद भी बोलते हैं, लिखा होगा शायद आगे, लेकिन लिख देता हूँ यहाँ पर आहार, क्योंकि बानस जो नदी है यहाँ पर बहती है, आहार बानस और गिलुंद कल्चर। ये कयाथा, मालवा एंड ईरान कल्चर। ईरान पड़ती है जगह एमपी में, कहाँ पर? एमपी में। मालवा गुजरात वाले साइड हो गया, ठीक है। कयाथा राजस्थान वाले साइड हो गया। तो कयाथा, मालवा और ईरान कल्चर एमपी में, और जॉर्वे महाराष्ट्र में। जॉर्वे वॉज दी पहला साइट जो डिस्कवर हुई थी यहाँ पर। और भी बहुत सारी साइट हुई डिस्कवर, ठीक है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आई थिंक यहाँ लिखी होंगी, जैसे हाँ ये जॉर्वे है, दैमाबाद जो सबसे बड़ी साइट है महाराष्ट्र में। जॉर्वे कल्चर में, ये पूरे जॉर्वे कल्चर में सबसे बड़ी है दैमाबाद। इनाम गांव है, नेवासा है, ठीक है। नवडा टोली है यहीं पे, ये नवडा टोली एमपी में। ये कयाथा है, ये ईरान है, कयाथा ईरान एमपी में है, ठीक है। मालवा थोड़ा सा इधर पड़ेगा आपका, ओके। ये गिलुंद है, ये आहार बानस कल्चर है, आहार बानस और गिलुंद कल्चर जो राजस्थान में। ये गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है राजस्थान में। तो यही है, याद रखना आपको। गणेश्वर जोधपुरा, आहार बानस गिलुंद राजस्थान में है, कयाथा ईरान ये आपका है एमपी में, और जॉर्वे कल्चर ये आपका महाराष्ट्र में, जिसमें दैमाबाद लार्जेस्ट साइट है, इनाम गांव भी आता है, नेवासा भी आता है, नवडा टोली तो खैर इसमें आ जाएगा एमपी में, ठीक है। ऑल राइट, ठीक। तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आहार और गिलुंद है, नियर बानस वैली। गणेश्वर जहाँ से हमें टूल्स मिले कॉपर के बने हुए, तांबे के। ईस्टर्न इंडिया में चिरांद जो हमने देखा था, नियोलिथिक भी हमें देखने को मिला, तो यहाँ से भी कुछ हमें एविडेंसेस मिले, ठीक है। बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न एमपी में मालवा है, नर्मदा रिवर के पास में, और कयाथा है, ठीक है, कयाथा और ईरान। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जॉर्वे आओगे, ठीक है, सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। प्रवरा जो है यहाँ पर काफ़ी सारे सेटलमेंट हमें, ये एक काइंड ऑफ न्यूक्लियर जोन था जिसके अराउंड हमें काफ़ी सारे सेटलमेंट देखने को मिले। प्रवरा वैली जो कि गोदावरी वैली के पास में, प्रवरा यहाँ पे आई थिंक लिखा नहीं हुआ है, लेकिन प्रवरा महाराष्ट्र में गोदावरी वैली के पास में, ठीक है। और ये न्यूक्लियर जोन था सेटलमेंट का, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे सेटलमेंट थे, इसके आसपास काफ़ी इस तरीके से बिखरे हुए सेटलमेंट्स थे, ठीक है। स्वालदा की अगर बात करेंगे तो स्वालदा आपका ताप्ती रिवर के पास में है, ठीक है, स्वालदा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉर्वे कल्चर के अंदर कौन कौन सी साइट्स हैं, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं जो भी मैंने आपको बताई थी। और बरियल हैबिट की अगर बात करेंगे तो बरियल हैबिट इनकी कैसी थी? क्यों? बरियल हैबिट से लोग अर्न बरियल प्रैक्टिस करते थे। अर्न बरियल का मतलब है कलश में, जैसे आज हम नहीं अस्थियाँ कलश में रखते हैं और फिर उनको बरी कर देते हैं, तो ये कलश उसी को बोलते हैं अर्न बरियल, ठीक है। घड़ा दफनाने की प्रथा। दे डिड नॉट नो अबाउट दी हॉर्सेज एंड बर्न्ड ब्रिक्स, है ना। तो जली हुई ईंटों में, पकी हुई ईंटों और ये हॉर्सेस के बारे में लोग नहीं जानते थे। पॉटरी की बात करेंगे तो ब्लैक एंड रेड वेयर का यूज़ होता था। ऑकरे कलर तो बाद में आई, ठीक है, ऑकरे कलर बाद में निकल के आती, तो पहले ब्लैक एंड रेड वेयर का आपका यूज़ होना शुरू हुआ, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर, और धीरे धीरे बाद में ऑकरे की तरफ शिफ्ट हुए ये लोग। ब्लैक एंड रेड से ऑकरे का मतलब होता है जो गेरुआ टाइप कलर होता है, ये है ऑकरे, ठीक है। ये है ब्लैक एंड रेड, ये है ऑकरे।
ठीक है। सवालदा सर महाराष्ट्र में ही पड़ता है आपका, सवालदा महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ओके, तो यहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। नाउ वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस, अब आएगा मज़ा, ठीक है। आपके काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, कौन सी साइट कहाँ पे है, वो आपके डाउट्स धीरे धीरे यहीं से कैटर होंगे, कवर होंगे। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी जिसको भी, क्योंकि ये लेक्चर प्राइवेट हो जाते हैं, ये बैच के हैं लेक्चर्स, तो ये प्राइवेट हो जाते हैं। तो अगर आपको एक्सेस लेना है रिकॉर्डेड लेक्चर का, हैंड रिटन डिजिटल नोट, मतलब हैंड रिटन नहीं, डिजिटल नोट्स का, और डेली क्विज़ का और वीकली क्विज़ का, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और डेली क्विज़ का, सॉरी वीकली क्विज़ का जो क्वेश्चंस हिंदी में नहीं था, पिछले वाले में कुछ एरर आ गया था, ग्लिच, उसको सही करवा दिया है मैंने, ठीक है, कल, ठीक है, कल उसको मैंने सही करवा दिया है। ऑलराइट, अब यहाँ पर फैट मैन के मैं करेक्शंस बता, मतलब करेक्शंस तो इन द सेंस कि जो एड ऑन से बता देता हूँ, ठीक है, ओके। चलो पहले मैं करेक्शंस बता दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो जिनके पास है वो खोल लेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लेंगे, एंड दैट इज़, जो हमने ये देखा था ना, ये जो देखा तो नहीं था, मैं बता देता हूँ। जैसे ये हिस्ट्री को जेम्स मिल ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। वैसे एक ध्यान रखना, CJ थॉमसन करके थे, CJ, चल क्यों नहीं रहा ये, ओके, CJ थॉमसन, ओके। इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक स्टोन एज, ठीक, एक कॉपर एज, सॉरी ब्रॉन्ज एज, नॉट कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, और एक आपका आयरन एज। तो आज हमने देख लिया है आपका, ठीक है, आज हमने देख लिया है कौन सी एज, स्टोन एज, ओके। CJ थॉमसन ने डिवीजन किया था। तो किसने किस हिसाब से डिवीजन किया था, जेम्स मिल का ध्यान रखना, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। CJ थॉमसन ने किया था स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में, ठीक है। तो स्टोन एज हमने देख लिया, कल ब्रॉन्ज एज देखेंगे। तो फैट मैन जिनके पास है तो खोल लेंगे। उसमें मैं आपको करेक्शन एक बार मैं भी खोल लेता हूँ, मुझे भी देखना पड़ेगा ना कहाँ पे, नेक्स्ट सेकेंड। तो पहले पेज में आएंगे, ठीक है। और मतलब जिन लोगों को नहीं पता है, मैं अगर आपको काइंड ऑफ फिज़िकल कॉपी चाहिए, ठीक है, नोट्स की, या फिर जैसा भी कि आपके पास एक बार हमेशा इस बैच के पूरे नोट्स बन जाए, तो मैंने आपको पहले ही बताया, नथिंग बेटर दैन दिस, ठीक है। हाँ, ये पहला एडिशन है, मैं नेगेटिव्स एक्सेप्ट करता हूँ। इसके नेगेटिव्स क्या है फैट मैन के बताता हूँ, एंड दैट इज़, ये हो सकता है कि जो एकदम ही बिगिनर हो, जो पहली बार सारी चीज़ों को पढ़ रहा है, उसको हो सकता है कुछ चीज़ें समझ ना आए, क्योंकि इसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि भाई, अब देखो, हिस्ट्री की जितनी बुक ये मोटी है, ठीक है, ये इतनी ही आप एक सब्जेक्ट की मोटी भी बुक्स आती हैं, ठीक है। हिस्ट्री की ले लो, ज्योग्राफी की ले लो, पॉलिटी की ले लो, साइंस की ले लो, ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ें विद पिक्चर्स एकदम बहुत एंगेजिंग फॉर्मेट में वो करना था, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने थोड़ा सा इसको हल्का सा ऐसा रखा है कि अब लास्ट टाइम में क्विकली रिवाइज भी कर पाओ इसको। तो नेगेटिव बोल लो, पॉजिटिव बोल लो, जो भी है, तो ये है एक चीज़, ऑलराइट। तो वो है। और बाकी फर्स्ट एडिशन था, तो कुछ क्योंकि 4.0 बैच चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ नई चीज़ें तो होंगी, इसीलिए मैं साल में एक बार बैच लाता हूँ, क्योंकि जो भी नई चीज़ें होती हैं उसको मैं बता देता हूँ कि भाई ये हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो खैर, तो वो अगर आप रखते हो, और जो भी एड ऑन्स हैं जो मैंने पॉलिटी में पढ़ाया, ज्योग्राफी में पढ़ाया आपको, तो आई होप आप करते आ रहे होगे, क्योंकि आपने बोला था कि सर आप ही करवा दिया करो, तो इसलिए मैं हिस्ट्री में और आगे जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसमें मैं ही आपको करवा दूंगा, ठीक है, जो भी हैं बोल बोल के। तो आप वहाँ पे कर लेना, एंड नथिंग बेटर दैन दैट, ये आप खुद पाओगे, ठीक है। फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देना। तो पहले वाले में आना, एक सेकेंड, पहले वाले में तो जो एंशियंट हिस्ट्री में जो डिवाइड किया ना, अगर देखो पहले पेज में लेफ्ट साइड में स्टोन एज, कॉपर एज, नहीं होगा तो मैं कल से पिक्चर लगा लिया करूँगा, स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। तो वहाँ पर वो CJ थॉमसन लिख लेना, CJ थॉमसन ने का डिवीजन लिख लेना, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में। यहाँ तो स्टोन, कॉपर, ब्रॉन्ज लिखा है, आप स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन कर लेना, ठीक है, ओके। देन राइट साइड में आएंगे, अभी पहले ही पेज में, तो यहाँ पर बेलन जो वैली है उसको लिख लेंगे ब्रैकेट में, मिर्ज़ापुर में है वो। दूसरा वाला जो डब्बा है मिडिल पीलियोलिथिक में, उसमें अतिरम पक्कम में, आई थिंक तमिलनाडु नहीं लिखा है तो वो लिख लेंगे। और ये लिख लेंगे एनिमल फुटप्रिंट्स यहाँ से देखने को मिले थे अतिरम पक्कम से, ठीक है। भीमबेटका में लिख लेंगे 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल है ये। और ये भी लिख लेंगे कि ये विंध्या हिल्स में है, कहाँ पर, विंध्यान हिल्स में लोकेटेड है विंध्या। अब वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई वो कहाँ, सतपुरा में है, हाँ सतपुरा में। तब तक यार मैं ना क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बैच के रिगार्डिंग मैंने बता दिया ही होप, और आप समझ गए होगे कि बैच में ये सारी आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप एंड एवरीथिंग मिलेगा। एंड अगर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप लिटिल बॉयस लगा सकते हैं। बाकी इंग्लिश बैच भी है, PSP सर पढ़ाते हैं, ठीक है। जो लोग
पढ़ते हैं उन लोगों को पता होगा सर कैसा पढ़ाते हैं एकदम, है ना। और जिनको दोनों बैचेस में एनरोल करना है कॉम्बो, तो परमार 4.0 कूपन का यूज़ कर सकते हैं। और वो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि 3.0 में अगर हमें तो डिस्काउंट चाहिए, वो तो खैर मैंने अभी कल बात नहीं करी है, मैं कर लूँगा उसके रिगार्डिंग भी, ठीक है। लेकिन वो हिंदी वाला प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट मैंने करवा दिया है, हिंदी में क्वेश्चन दिख रहे हैं, बाकी वो कूपन का भी मैं देख लूँगा। तब तक क्वेश्चंस लगाएंगे जिन लोगों के पास नहीं है अगर तो, ठीक है। देन आर्की बोल्ड जो कैम्बेल है, ठीक है, तो कैम्बेल की जगह कार्लाइल कर लो बिकॉज ये ज़्यादा एक्सेप्टेड है कार्लाइल। और 1867 से 68 मार्क कर लेना उसमें। विंध्या लिखे हैं सतपुरा, मतलब एकदम ही क्या बच्चे मत बन जाया करो फिर। अभी बोल तो रहे हैं विंध्या, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतपुरा, लेकिन आंसर होगा विंध्या। तो थोड़ा तो ध्यान से सुना करो यार, अब इसमें भी मैं रिपीट करना पड़े तो फिर बेकार है। हाँ, और सुहागी घाट जगह लिख लेना, आर्की बोल्ड कार्लाइल ने 1867 68 ईयर लिख लेना, और लिख लेना पेंसिल रखा करो एक, ठीक है, पेंसिल से मार्क करते रहा करो। और और मैंने क्या बताया, सुहागी घाट जगह याद लेना, ठीक है, ऑलराइट। देन और क्या है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो होमो इरेक्टस का हमें एक स्कल मिला था हथनोरा से, हथनोरा एक साइट है, शायद मैं यहाँ पर आपको नहीं बताया हूँ मैं, ठीक है, तो ये नोट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लेना, हथनोरा एक जगह पड़ती है एमपी में। सेकंड रुकना, ये जो आपको दिख रहा है ये हथनोरा, यहाँ से होमो इरेक्टस का स्कल मिला था, ठीक है, होमो इरेक्टस का ये लिखा होगा आपके उसमें फैटमैन में लिखा होगा, ठीक है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में करेक्शन करना, लंगनाज में किसी किसी के में लिखा होगा उत्तर प्रदेश, वैसे तो बाद में करेक्ट करवा दिया था उसको, लेकिन अगर यूपी है तो गुजरात कर लो उसको काट के, ठीक। आगे आ जाओ दूसरे वाले पेज में, ठीक है। बुर्जा होम को आगे ब्रैकेट लिख करके लिख लो कोर्स ग्रे पॉटरी, कोर्स ग्रे पॉटरी, ओके। और बुरजाओं में जो 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ श्रीनगर, उसको चाहो तो 20 कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन। और एक करेक्शन और है, कर्नाटक में आओगे साइट में, कर्नाटक में आओगे तो वहाँ पिकली हल लिखा है, पिकली हल को काट के कर लेना आंध्रा में, ठीक है, और उस पिकली हल की जगह कोड़े कल कर लेना। और तो कुछ नहीं है, और ठीक है। और एक मैंने पेंटिंग बताई थी लखू दियार उत्तराखंड में, उसको लिख लेना अलग से, जगह होगा ना, वो थोड़ा सा जगह होगा लास्ट में, ठीक है, लास्ट में जगह होगी, उसमें लिख लेना लखू दियार उत्तराखंड, वो सुयाल रिवर के बैंक्स में वो, ओके। और एक वो जो जेम्स मिल वाला क्लासिफिकेशन बताया था, जो हिंदू मुस्लिम और वो, तो वो भी कहीं लिख लेना आप, ठीक है, जगह होगी थोड़ी सी वहाँ पे लास्ट में, अगर आप देखोगे 81 नंबर पेज पे, तो वहाँ पर 81 जो नई वाली, मतलब नई वाली इन दी सेंस कि बाद में एक काइंड ऑफ दूसरा प्रिंट निकला था, तो उसमें है 81 नंबर पेज, जिन्होंने पहले प्रिंट में ली थी तो उनके हो सकता है पेज नंबर अलग हो, 81 पे, ओके। चलो खैर क्वेश्चंस करते हैं अभी, चलो। तो पहला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द न्यूलिथिक पीरियड इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा सही नहीं है न्यूलिथिक के बारे में, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना कौन सा सही है, बताइए। फैटमैन का सेकेंड एडिशन है, अभी तो नहीं आ रहा है, ठीक है, जब आएगा तो मैं बता दूंगा। बुर्जा होम से रिपीट, क्या बुर्जा होम, अच्छा, बुर्जा होम में कोर्स ग्रे पॉटरी लिख लेना ब्रैकेट में, बुर्जा होम में कोर्स COARSE ग्रे पॉटरी, ओके। और टूल्स में अगर कहीं लिखना चाहो पर टूल्स शो दी रीजनल वेरिएशन, टूल्स में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिले, ऐसा नहीं कि हर जगह एकदम भयंकर यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली। और एक चीज़ और लिख लेना कि लेटर न्यूलिथिक सेटलर्स वर एग्रीकल्चरिस्ट who lived in circular and rectangular houses made of mud and reed, ठीक है, लिखो later neolithic settlers were agriculturists who lived in circular or rectangular houses made of mud and reed, और सर्कुलर वाले में ऐसे लिख लेना एरो करके owned property in common, ठीक है, ओके। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड ग्राउंड एंड पॉलिश्ड स्टोन, बिल्कुल पॉलिश्ड स्टोन से नॉट करेक्ट पूछा है। The period is also known as New Stone Age. Yes, the characteristic features appeared almost at the same time in various part of the subcontinent. जो characteristic feature हैं same time में appear हुए at various part of the subcontinent. Now this would be wrong. ठीक है, ये एक्सट्रीम है, ऐसा नहीं कि हमेशा ओनली ऑलवेज नन नेवर दिखेगा तभी तुम उसको एक्सट्रीम मानोगे। ये भी तो है कि सेम टाइम में, हर जगह सेम टाइम में, कि मैं बोल रहा हूँ कि 8000 से न्यूलिथिक स्टार्ट हुआ तो हर जगह 8000 से ही स्टार्ट हुआ, राजस्थान से, मतलब राजस्थान से लेके दावजली हेडिंग से लेके तुम्हारा तमिलनाडु तक, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है।
अलग अलग टाइम में अपीयर हुए होंगे। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन मेहरगढ़ 8000 BC, और यहाँ पर लोग कैसे रहते थे, वैसे दीवार खड़ी करके रहते थे, ठीक है। नॉट अ पॉटरी अभी नहीं कर पाओगे तुम, उत्तर इसका ये होगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं हमने पढ़ा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है आज लेक्चर। तो नियोलिथिक साइट कौन सी है, नियोलिथिक साइट कौन सी है, तो करनूल तो नहीं है, करनूल पीलियोलिथिक है, ठीक है, पीलियो। और करनूल में ध्यान रखना यहाँ पर ऐश, ऐश यानी कि राख टाइप देखने को मिली थी, यहाँ से मिली थी, ठीक है, करनूल से। करनूल कहाँ पड़ता है, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है आपका। फायर की डिस्कवरी पीलियोलिथिक में हो चुकी थी, ठीक है, फायर की डिस्कवरी पीलियोलिथिक में हो चुकी थी, ओल्ड स्टोन एज में। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर मतलब स्पेसिफिकली अगर पूछ ले कि पीलियो में भी कहाँ पे, तो अपर पीलियोलिथिक, मतलब वो जो लेट वाला पीलियोलिथिक है, 40,000 से 10,000 वाला, ठीक है। हल्लूर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हल्लूर आंध्रा में, ठीक है। हल्लूर कहाँ था, हल्लूर कहाँ पे था, तो हल्लूर आपका था सॉरी कर्नाटक में था, ओके। ब्रह्मगिरी भी कर्नाटक में था, करनूल था आंध्रा में, ठीक है, करनूल वॉज इन दी आंध्र प्रदेश, ओके। चलो आगे बढ़ें, ओके, अगला करो। अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ में, अब करो जरा इसको, ये याद रहेगा ना, करनूल से ऐश मिला था, ऐश डिपॉजिट्स मिले थे, ये याद रखना, ठीक है। या तो मैं लिख दूं, या लिख देता हूँ, मेरे को यार रुकना एक सेकेंड। यहाँ लिख लो करनूल अपर पिलोलिथिक में, यहाँ से मिलता है हमें करनूल आंध्रा, ठीक है। यहाँ से क्या मिलता है हमें, तो ये भी फैटमैन में नोट कर लो, ठीक है, फैटमैन में यहाँ से हमें ऐश डिपॉजिट्स मिलते हैं, यानी कि हमें ये पता चलता है कि यार ये लोग फायर के बारे में, आग के बारे में जान तो गए थे, है ना। चलो तो देखो बुरजा होम ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, याद देखो, ठीक है। सराईखोला पंजाब में है, सराईखोला था पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब पे। कुरनूल आंध्रा में, और अतिरम पक्कम याद करो मिडिल पिलोलिथिक तमिलनाडु में। तो अतिरम पक्कम सबसे लास्ट में आएगा, कुरनूल आंध्रा में, ठीक है। बुरजा होम आएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में, और सराईखोला। तो 1 2 3 4 होगा, एक बार देख भी लेते हैं मैप पे, एक सेकेंड रुको। तो एक सेकेंड रुको। ओके 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 ओके, देखिए आप यहाँ पे सराईखोला ये रहा आपका, बुरजा होम नीचे है, ठीक है, बुरजा होम थोड़ा सा नीचे है, दैट इज़ 2 1 3 4 द करेक्ट आंसर। बुरजा होम थोड़ा सा नीचे है, बाकी तो वो तो होंगे ही, खैर जब हमने देखा था, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक सेकेंड। लेकिन यहाँ पे 2 1 2 1 पहले सराईखोला आएगा, ठीक है, देन बुरजा होम आएगा, देन इसके बाद भैया अतिरम पक्कम तो तमिलनाडु में है, और कुरनूल आपका आंध्रा में है, तमिलनाडु तो नीचे है। तो फिर 1 2 3 4 ही रहने दो, ठीक है, 1 2 3 4 ही रहने दो, ठीक है। बुरजा होम, ओके, ठीक है, ऑलराइट। इसका 1 2 3 4 ही रहने दो, 1 2 3 4 ही सही है, क्योंकि कुरनूल तो आंध्र प्रदेश में, वो ऊपर आएगा, अतिरम पक्कम नीचे जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा वो माइन्यूट सा डिफरेंस हो, इस वजह से हो सकता है यहाँ पर मैप पे वो सही पेंटेड ना हो, ठीक है, सही पॉइंटेड ना हो वो, ओके। चलो अगला करो जरा। अगला है आपका ये चंद्रकेतुगढ़ नहीं पढ़ा है, इनाम गांव पढ़ा है, मंगाडू नहीं पढ़ा है, और सालीहुंडम नहीं पढ़ा है। तो जो पढ़ा है उसके बेसिस पे ज़रा कोशिश करो करने की, इसको करो, इसको करो। तो इनाम गांव महाराष्ट्र में चालकोलिथिक साइट ही तो है, नवडा टोली तो खैर एमपी में, इनाम गांव हो गया, जॉर्वे हो गया, ठीक है, ये प्रवरा वैली हो गई, ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है, और चालकोलिथिक साइट में ही हमने पढ़ा था, तो दूसरा तो होगा। और अगर सिर्फ दूसरा होगा तो 2 ऑप्शन तो गए अपने आप, ठीक है। मंगाड़ू केरल में, और ये भी एक मेगालिथ, मेगालिथ क्या है, तो ये मेगालिथ साइट हम साउथ इंडिया की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, तो ये भी सही है, लेकिन पहला और चौथा ये गलत है आपके, क्योंकि चंद्रकेतुगढ़ आपका बंगाल में है, ना कि उड़ीसा में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और ये सालीहुंडम तो आंध्रा में ही है, लेकिन
ये रॉक कट केव श्राइन्स के लिए नहीं, ये बुद्धिस्ट स्तूपा के लिए जानी जाती है। ठीक है, किसके लिए जानी जाती है? ये सिविल सर्विसेज से क्वेश्चन है। ठीक है, और आप देख सकते हैं एक चीज़ आप पढ़ के ही 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अगेन सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन नहीं है। देख रहे हो, चंद्रकेतुगढ़ फिर से रिपीट हो रहा है ना। बुरजा होम, रॉक कट श्राइन, गणेश्वर, कॉपर आर्टिफैक्ट। तो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर याद है, राजस्थान में देखने को मिला। क्यों याद आया? गणेश्वर जोधपुरा कल्चर जो आहर और आहर बानस गिलुंद कल्चर के पास में था। तो तीसरा वाला तो सही होगा ही होगा, तो यानी ये तो हो नहीं सकता है, तीसरा होगा, यानी कि पहला गलत है। क्यों गलत होगा? बुरजा होम क्यों गलत होगा? सोचो। तो चंद्रकेतुगढ़ सही होगा या नहीं होगा? तो ये सही। एक्चुअल में यहाँ से हमें टेराकोटा आर्ट ही देखने को मिलती है। ओके, ठीक है, यहाँ से हमें रॉक कट श्राइन्स नहीं देखने को मिलती है। ऐसा बुरजा होम किस लिए फेमस है? यहाँ से हमें मिलते हैं टूल्स मेड ऑफ बोन। ठीक है, टूल्स मिलते हैं हमें, स्टोन के तो मिलते ही हैं, लेकिन बोन्स के भी फेमस हैं। जैसे चिरांद पटना में मिलते हैं, है ना, चिरांद जो बिहार में है साइट। तो बुरजा होम रॉक कट श्राइन के लिए फेमस नहीं है, ये टूल्स के लिए फेमस है। ठीक है, ओके। और टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स के लिए, टेराकोटा क्या होता है? कुछ नहीं, जो मिट्टी होती है उसको पकाया जाता है, उसे टेराकोटा बोलते हैं। ओके, मीजोलिथिक, CDS 2 2024 में तुमको लगेगा यार कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बस आप थोड़ा सा धैर्य रख के अगर आपको करेंगे इसको तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। कंपाइलेशन आशीष जी बस अभी ख़त्म होगी क्लास, तो फिर मैं देखता हूँ कंपाइलेशन भेजता हूँ। ठीक है, सीरियस का एग्ज़ाम इससे निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल निकल जाएगा। आप कर लो ना कोई क्वेश्चन उठा के, जो मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है, जो मैंने पॉलिटी पढ़ाई है, जो मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, CDS का कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लो। इनफैक्ट CAPF को उठा कर लो। जब मैं सिविल सर्विस के तक करवाया मैंने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिविल सर्विस क्रैक कर लोगे इससे, ठीक है, कर भी सकते हो, ऐसी बात नहीं। वो तो तुम जब UPSC का प्रिपरेशन अगर कोई करने जाएगा तुम में से, जो कि काफ़ी लोग जाते हैं करने, जैसे काफ़ी बच्चे हैं जो 2022-23 में सेलेक्ट हुए हैं, वो बोलते रहते हैं वो कर रहे हैं, तो तब तो मैं इतना डिप्थ में पढ़ाता भी नहीं था। आप लोग इतना बेनिफिट में हो ना जो आगे सिविल सर्विस से करेगा। ठीक है, आपका मतलब मैं आप तब मुझे थैंक करने आओगे आप, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। अभी तो हो सकता है वैल्यू आपको ना समझ में आए इस चीज़ की, लेकिन हाँ, अगर आप CDS के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कहीं और से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना करवा रहा हूँ सिर्फ उतना करते जाना, और पेपर से पहले निट्टो के लेक्चर्स देख लेना, ऑप्शनल एलिमिनेशन कैसे करते हैं, जो कि मैं पिछले 2 साल से रेगुलरली बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, आराम से CDS का रिटर्न क्लियर होगा। मैं GK की बात कर रहा हूँ। ठीक है, CAPF का भी एग्ज़ाम फॉर्म भरा करो। CDS CAPF सस्ते फॉर्म होते हैं, फीस नहीं होती उतनी ज़्यादा, फॉर्म डाला करो इनके, चाहे भले तुम्हें ज़िंदगी में चाहे सिविल सर्विसेज या CDS CAPF देना भी ना हो, लेकिन भरो फॉर्म, देखो, उससे सीखने को मिलता है बहुत कुछ। ठीक है, अलेक्जेंडर बर्न्स डिस्कवर्ड द फर्स्ट रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया एट सोहागी घाट। अगेन रॉन्ग, अलेक्जेंडर बर्न्स ने किया था डिस्कवर? हाँ, किसने किया था? आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने किया था सोहागी घाट में, लिखवाया था अभी, आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने। तो पहला गलत, दूसरा अपने आप सही। द पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द सेम शेल्टर इन द रॉक आर्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की शैल कला में चित्र और उत्कीर्णन एक ही शैल श्रेय में विद्यमान नहीं है। उड़ीसा की किसी भी रॉक शेल्टर में, रॉक आर्ट में अगर हमें पेंटिंग और एनग्रेविंग देखने को मिल गई होंगी साथ में, अपने आप ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं भीमबेटका में, भीमबेटका जो जगह है वहाँ पर 800 केव्स मिली हैं, 800, समझ रहे हो आप? सब में पेंटिंग नहीं मिली वो बात अलग है, लेकिन 800 केव्स। तो तुमको नहीं लगता उड़ीसा में भी ऐसे ही होंगी 500-600? उड़ीसा तो पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ, भीमबेटका तो एक बस जगह है मध्य प्रदेश में। उड़ीसा में कम से कम 1000 केव्स तो मिली ही होंगी, उनमें से एक भी ऐसी नहीं होगी जिनमें शेल्टर भी है, रॉक आर्ट भी है। भाई खुद सोचो, शेल्टर का मतलब है रहना, रॉक आर्ट का मतलब वहाँ पेंटिंग कर रखी है। तो क्या वो लोग रॉक पेंटिंग बनाने के लिए अलग से गुफाएं बनाते होंगे क्या? चलो भैया एक अलग से गुफा खोदते हैं, वहाँ पेंटिंग बनाएंगे, जहाँ रह रहे हैं वहाँ नहीं बनाएंगे। अरे ऑब्वियस सी बात है, आप अपने जहाँ रह रहे हो खाली टाइम में वहीं बनाओगे, तो गलत हो जाएगा ये। तो 2 ओनली सही हो जाएगा अपने आप, है ना। भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स वर डिस्कवर्ड व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट VS वाकांकर, ठीक है, जब ट्रैवल कर रहे थे भोपाल से इटारसी, तब उन्होंने देखा। जॉर्वे कल्चर ऑफ डेक्कन के बारे में है। ठीक है, दक्कन की जो जॉर्वे संस्कृति, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उसके कथनों के बारे में विचार कीजिए, करिए विचार। तो थर्ड रिपीट प्लीज, कहाँ पे, किस में थर्ड रिपीट करना है? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो, सिर्फ अगर, बिल्कुल बात सही है, ठीक है,
ये ब्रह्मगिरी भी है न्यूलिथिक साइट, नो डाउट, ब्रह्मगिरी भी यहाँ पर भी न्यूलिथिक देखने को मिलते हैं, लेकिन इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद पीलियो एंड मीजोलिथिक ऑल्सो। तो मुझे अगर बी और सी में चूज़ करना है तो आई वुड गो विथ हल्लूर, ठीक है, आई विल गो विथ हल्लूर। ठीक, चलो तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। 8th नंबर, इट कवर्स प्रैक्टिकली द होल ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण। यस, कोस्ट को छोड़ के पूरा महाराष्ट्र कवर्ड था, कोस्ट नहीं कवर्ड था। द प्रवरा गोदावरी वैली सीम टू हैव बीन द न्यूक्लियर जोन। यस, न्यूक्लियर जोन था। द लार्ज साइट्स ऑफ दिस कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सॉरी तो पहला दूसरा तो सही होगा आपका, ठीक है, पहला और दूसरा तो सही होगा, लेकिन यहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के हमें ऐसे एविडेंस नहीं मिलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड लाइफ जीते। सेटल्ड क्यों? क्योंकि हिल में रह रहे हैं, पहाड़ी में रह रहे हैं, ठीक है। इनके पास इतने बहुत अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे कि ये छोड़ के जो हिल में रह रहे हैं, जो नदी के पास में रह रहे हैं, उससे कहीं दूर चले जाएं। क्यों? क्योंकि नदी के पास ही जानवर भी ज़्यादा आते थे। मैं स्टोन एज वालों की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि वो भी ऐसे बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे, क्योंकि तो आयरन की भी डिस्कवरी नहीं हुई है अभी तक। और दूसरी बात ये है कि आप खुद सोचो, क्योंकि जानवर भी वहीं पे आएंगे तो हंटिंग करना भी पॉसिबल है, या फिर उनको चराना भी पॉसिबल है। एग्रीकल्चर अगर न्यूलिथिक में होने लगा तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबल है। कहाँ जाएंगे उसको छोड़ के, ठीक है। अब जैसे हम लोग हैं, गांव छोड़ के शहर आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि खाने पीने कोई टेंशन नहीं, मिल जाएगा खाना, ना होगा तो वहीं वहीं जाके रहेंगे, वहीं पे खेती बाड़ी करेंगे नदी के पास में ही। सिंपल सी बात है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं था। अच्छा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से ज़रा बताओ कमेंट में, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलते हैं, राजस्थान में क्या बोलते हैं, झारखंड में क्या बोलते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। पीलियोलिथिक टूल्स के बारे में, ईसमपुर वॉज अ वेल नोन सेंटर ऑफ स्टोन टूल मैन्युफैक्चर लोकेटेड इन द गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटक एंड वॉज सिचुएटेड अलॉन्ग अ स्मॉल स्ट्रीम नोन ऑफ रिवर नोन एज कमता हिल्स। तो कमता हिल्स में देखने को मिला। और दूसरा स्टेटमेंट, अ पीलियोलिथिक ब्लेड इज अ फ्लेक टूल द लेंथ ऑफ विच इज़ मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो हमने देखा था कि फ्लेक टूल कुछ इस तरीके से था, इसकी लेंथ बिल्कुल उसकी विड्थ से दुगनी से भी ज़्यादा थी। तो ये तो सही होगा, ठीक है। इसको क्या पढ़ाने के लिए ज़रूरत नहीं है, पढ़ाने की ज़रूरत ना होनी चाहिए। ये देख के भी हमें समझ में आ रहा था, फ्लेक टूल की जो लेंथ है वो उसके जो विड्थ है उससे मोर देन डबल है। ईसमपुर वॉज अ वेल नोन सेंटर ऑफ स्टोन टूल मैन्युफैक्चर लोकेटेड इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक एंड वॉज सिचुएटेड अलॉन्ग अ स्मॉल सीजनल स्ट्रीम नोन एज कमता हल्ला। ये भी सही है आपका। इस तरीके के स्टेटमेंट में नो डाउट ये फैक्ट है कर्नाटक, ठीक है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट तक लिख रहा है। तो जब बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेटिव स्टेटमेंट होता है जहाँ पर वो उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बड़ा डिटेल में मेंशन कर रहा है, जैसे कि उसने सिर्फ ये नहीं बोला कि कर्नाटक में, उसने बोला गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में, जनरली ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं, नॉट ऑलवेज बट जनरली, ठीक है। तो कमता हल्ला में सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्ट में शिफ्टिंग कल्टिवेशन झूम, राजस्थान में वॉल्त्रे, झारखंड में कुरुवा, और छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं, दीपा। याद करो, दीपा बस्ता लेके छत में गई, तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। और इसी नाम से अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल। तो यूपीएससी क्वेश्चंस खत्म है, अभी ये रेलवे और एसएससी के हैं। तो देख रहे हो कितना आसान है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। तो अब जो पूछते रहते हैं ना कि सर इसके लिए सफिशिएंट, इसके लिए सफिशिएंट, भाई बैच सबके लिए सफिशिएंट है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सबके लिए मतलब सबके लिए, चाहे आप एसएससी के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे सीडीएस, जो भी एग्जाम है आप बैठ जाना, ठीक है। तो पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड न्योलिथिक, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओल्ड स्टोन, मिडिल स्टोन और न्यू स्टोन एज। 11, द लोअर पीलियोलिथिक पीरियड इन इंडिया इंक्लूडिंग द एक्यूलियन फेज स्पैन्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी ईयर्स, बता। पीलियोलिथिक लोअर फेज, लोअर पीलियोलिथिक, तो लोअर है आपका, ठीक है, जब से शुरू हुआ है तब से लेके लगभग कब तक। सर चिरांद क्या होता है? चिरांद बेटा वानिहेरी जी, जो भी आपका नाम है, तो ये जगह का नाम है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में कानपुर, सॉरी आई थिंक कानपुर में तो यूज़ करते हैं, अब पता नहीं और जगह यूज़ करते हैं, लेकिन चिरांद का कानपुर में कुछ अलग मतलब होता है, ठीक है। तो खैर 6 लाख से लेके लगभग 1.5 लाख ईयर्स, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। और ये ध्यान रखना, ये BC नहीं है, BP है, मैं सोचा गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, बिफोर प्रेजेंट है ये। ओके, चलो अगले पे आते हैं, अगला करो। मीजोलिथिक का ड्यूरेशन तो मैंने बताया था आपको, SSC क्या मानता है, 12,000 से लेकर 10,000। अगला चिरांद, एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो चिरांद तरह की हरकतें करता है। ठीक है, चलो। एक्यूलियन का मतलब है वही आपका लोअर पिलोलिथिक, ठीक है। एक्यूलियन जो यहाँ पे लिखा है दैट मीन्स लोअर पिलोलिथिक, ठीक है। चलो, तो बोरी विच इज़ कंसिडर्ड, ये हो गया, ओके। बोरी विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लोअर पिलोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बोरी जिसमें हमें निम्न पूरा पाषाण काल का पहला स्थान माना जाता है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो बोरी है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 3H सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड्स एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो 3H सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था किसने, CJ थॉमसन ने, ओके। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 साल पहले टिल अबाउट 10,000 साल पहले, ठीक है। 12,000 से 10,000 जहाँ पर एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए थे, यानी कि आइस एज चला गया था, होलोसीन शुरू हो गया था। मिडिल स्टोन एज मीजोलिथिक, नो डाउट उसी को ही हम माइक्रोलिथ बोलते हैं, लेकिन अब दोनों में मुझे टिक करना है तो मीजोलिथिक टिक करूंगा, ठीक है। अब दोनों मुझे टिक करना है तो आई वुड गो विद मीजोलिथ। वैसे माइक्रोलिथ इज द मीजोलिथ वाला पीरियड, मिडिल स्टोन एज, लेटर स्टोन एज। ऑस्ट्रिच कहाँ पे मिले थे, तुम एज नहीं, तुमको तो मैंने साइट बताई है, तुम साइट बताओ कहाँ पर मिला, क्यों। तो सबसे पहले तो पिलियोलिथिक में भी लोअर पिलियोलिथिक, और उसमें भी कौन सी साइट है, पी से है क्या, पटने, कहाँ है पटने, कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। सर डिजिटल नोट्स बनाना पड़ेगा भाई, मिलते हैं डिजिटल नोट्स आपको बैच के अंदर। एक्यूलियन कल्चर ट्रेडिशन इज प्राइमरली आइडेंटिफाइड विद विच टाइप ऑफ एडवांस एंड सिमेट्रिकल स्टोन टूल्स, किसके साथ इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लेवर्स एंड हैंड एक्सेस, शिजल्स एंड एजेस, माइक्रोलिथ एंड स्क्रेपर्स, ब्लेड्स एंड बोरर्स ना। अब याद करो, मैंने जब फैटमैन में भी लिखवा रहा था तो मैंने हैंड एक्स और क्लेवर्स लिखवाए थे, आपको लिखवाया था पिलोलिथिक में। एक्यूलियन का मतलब है लोअर पिलोलिथिक। माइक्रोलिथ तो मीजोलिथ में देखने को मिलेगा, ब्लेड वगैरह तो आएंगे आपके नियोलिथिक में, ठीक है, सिजल्स वगैरह। क्लेवर्स एंड हैंड एक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, क्लेवर्स एंड हैंड एक्सेस, जिनको हिंदी में बोलते हैं क्लीवर और हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो फैटमैन में नोट कर लेना इसको, ठीक है। क्लेवर्स और हैंड एक्सेस का यूज़ इन दी पिलोलिथिक। माइक्रोलिथ, सीधा माइक्रोलिथ देखते ही क्या मारोगे तुम बताओ, माइक्रोलिथ विच आर टाइनी स्टोन टूल्स यूजुअली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड्स टू मेक टूल्स लाइक सॉज एंड सिकल्स, दे वर मोस्टली फाउंड इन दी माइक्रोलिथ, मतलब मीजोलिथ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीजन फॉर द पिलोलिथिक पीपल टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। निम्नलिखित में से कौन सा कारण पूरा पाषाण काल के लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर द पर, अच्छा क्या कारण नहीं था, सीजनल चेंज, मूवमेंट ऑफ प्रे एनिमल्स, सोर्स एग्जॉस्शन या फेलियर ऑफ क्रॉप्स। सीजनल चेंज था, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एज खत्म हो रहा था, एनिमल्स जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि अभी हंटिंग ही कर रहे हैं। क्रॉप का फेलियर हो नहीं सकता क्योंकि अभी क्रॉप तो कर ही नहीं रहे ना प्रैक्टिस, क्रॉप तो मीजोलिथ में भी नहीं आया, वो तो आया जाके कहाँ पर, नियोलिथिक में। तो पिलियोलिथिक का कारण फेलियर ऑफ क्रॉप कैसे हो सकता है, फसलों का खराब होना कैसे हो सकता है जब फसल अभी उगा ही नहीं रहे हैं तो, हाँ। 20 विच आर्कियोलॉजिकल साइट शोज पिट ड्वेलिंग्स एंड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड डॉग्स ड्यूरिंग द न्योलिथिक पीरियड। डॉग को बरी किया जा रहा मास्टर के साथ, बताओ कौन सा है, डॉग कुत्ते को मास्टर के साथ बरी किया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि भाई कुत्ता मर गया तो लो, या मास्टर मर गया तो कुत्ते को मारा जा रहा है, क्योंकि जब मरता होगा, जैसे मास्टर मर गया तो बरी कर दिया, कुत्ता जब उसका मरा तो उसके बगल में बरी कर दिया, तो ये हमें देखने को मिलेगा बुरजा होम में। चिरांद स्टोन टूल्स, बोन टूल्स, यहाँ भी बोन टूल्स। हल्लूर कहाँ है जरा बताओ जल्दी से कमेंट में, हल्लूर कहाँ है, कर्नाटक में आपका, ठीक है। हल्लूर में हमें क्या देखने को मिला। और कोलदीवा कहाँ है, यूपी में, जहाँ से सबसे पहले राइस के एविडेंस मिले। बिल्कुल बेटा, 11 बज चुका है, मुझे पता है, तो यही कमेंट करने वाले हो। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, जहाँ पे पेंटिंग भी मिली, नोन फॉर प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग।
आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो भीमबेटका लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, एमपी, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की केव्स। किसने डिस्कवर की थी? वीएस वाकांकर ने। द आयरन एज साइट नेम्ड टिकवाड़ा, टिकवाड़ा कहाँ है भैया? आयरन एज साइट है ये। आयरन एज अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, अभी इनफैक्ट हमने ब्रॉन्ज एज नहीं पढ़ा है, तो ये कहाँ से पढ़ा होगा? तो खैर टिकवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, टिकवाड़ा। चलो, पॉटरी वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल इन विच पीरियड, तो पॉटरी कहाँ पर सबसे पहले ट्रेसेबल थी? चालकोलिथिक कॉपर में, ओल्ड स्टोन, न्यू स्टोन या मिडिल स्टोन एज में? तो पॉटरी सबसे पहले अपन को देखने को मिली नियोलिथिक में, ठीक है। एक तो ध्यान रखना ये कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी, मतलब कुछ तो ऊपर कढ़ाई टाइप कर रखी थी, कॉर्ड इम्प्रेस्ड, ठीक है। और बुरजा हो में मैंने तुमको बताया था कोर्स ग्रे पॉटरी, ठीक है, खुरदुरी, कोर्स का मतलब खुरदुरी, ठीक है। चलो, डेट भी 11 है, ओहो, आए हाय, 11:11, 11 दिसंबर। ये खेल हम लोग 11 अक्टूबर से खेल रहे हैं ना जब 11,000 लाइक हुआ करते थे क्यों? मतलब बड़ी शर्म की बात है, तुम लोग 7,000 लोग अभी देख रहे थे, 9,000 देख रहे थे, लाइक देखो जरा। नहीं नहीं नहीं, मैं करने को बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन ख़राब तो लगता है ना, दिल से बुरा लगता है। खैर कोई नहीं, सह लेंगे तुम्हारे लिए इतना भी। प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ, मेगालिथ अभी नहीं पढ़ा, ये आयरन एज है आपका, अगेन इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे आंसर तो इसका अराउंड 2000 ईयर्स होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, आज से कितने साल पहले? 2000 BC नहीं, आज से कितने साल पहले? तो आज से लगभग 3000 साल पहले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ जेडाइट स्टोन वॉज फाउंड, जेडाइट स्टोन कहाँ मिला था? हल्लूर, मेहरगढ़, महागरा। महागरा कहाँ है? यूपी में है। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हल्लूर कहाँ पर पड़ता है? हल्लूर कर्नाटक में पड़ता है। मिलेट कल्टीवेशन देखने को मिला हल्लूर में। दाउजली हेडिंग, जहाँ से जेडाइट स्टोन देखने को मिला। सेल्ट क्या होता है? सेल्ट, सेल्ट, एक हमारा मेरा फ्रेंड था स्कूल का, वो शर्ट को शल्ट बोलता था, शल्ट। भाई जी शल्ट कौन सी पहन के आए हो आज, ठीक है। तो शेल्ट जो है ये एक क्या है? तो टूम है, हाउस है, टूल है ये, ठीक है, स्टोन टूल है ये सेल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिलोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया? चिरांद, बुरजाहोम, हुंसगी, मेहरगढ़। बताइए गाइस क्या हो जाएगी? तो हुंसगी हो जाएगी, सिंपल, कर्नाटक में। चिरांद हमें मेनली तो नियोलिथिक में देखने को मिला, बोन टूल्स पटना, बुरजाहोम नियोलिथिक, मेहरगढ़ नियोलिथिक 7000, या फिर कहीं कहीं लिखा 8000 BC में सबसे पहले यहीं पे हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं। 3 क्वेश्चन और करेंगे, 28, 29, 30, फिर छुट्टी आपकी, ठीक है, सर्दियों की छुट्टी। तुम भी घूमने जाओ, हम भी घूमने जाते हैं कहीं, ठीक है। अच्छा बताओ, सर्दियों की छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाइयों बहनों? बताइए, डिबेट हो जाए जिस पे। कैटल हुयुक तो एक प्रोटो सिटी है नियोलिथिक पीरियड की, कहाँ पे? टर्की में। माइक्रोलिथ वर डैश यूज बाई अर्ली ह्यूमंस, तो माइक्रोलिथ क्या है? माइक्रो, छोटा छोटा स्टोन टूल है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वॉज फर्स्ट यूज बाई मैन, तो फर्स्ट हुआ था कॉपर। कितने और क्वेश्चन है? ओहो, आंसर शीट भी अब आपको मिलने लग गई है, वाओ गाइज, क्लैपिंग हो जाए। होता है ना कई बार जब बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर बैच में फिर आप जो क्वेश्चन हमें होमवर्क देते हैं उनके आंसर नहीं होते। ये रहे गाइज, एन्जॉय गाइज, नाउ आंसर शीट भी मिलेगी आपको गाइज, ठीक है। सारी सुविधाएं आपके एकदम कदमों में डाली जा रही हैं। अब भी अगर आप ना सीख पाए, पढ़ पाए, तो बेकार है, ठीक है, इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी। इनफैक्ट क्या करेक्शन कर रहे हैं बुक में, क्या लिखना है वो भी तक मैं बता रहा हूँ, आंसर शीट भी मिल रही है। तुम्हारे घर में क्या भिजवा दें अब, बताओ तुम? नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, होनी तो चाहिए, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, हाँ ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है बेटा, होनी चाहिए। नहीं, एक पोल करवा लेते हैं, सर्दियों की छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार मैं सोच रहा था लेने की क्यों, ब्लिंकिट से छुट्टी मंगा लें? मन हो रहा था यार छुट्टी लेने का, सोच रहे थे थोड़ा ऋषिकेश जाके थोड़ा शांति का जीवन व्यतीत करें। बड़ा भागा दौड़ी हो गई है जीवन में, मतलब भागा दौड़ी, दिमाग की भागा दौड़ी, वैसे तो भागा दौड़ी हो नहीं पा रही है। अब जो है मैंने प्रण लिया खुद से। क्या प्रण लिया है? कि मैं जो है, खैर मैं सारी चीज़ें तुम्हें नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं बताई जाती सारी चीज़ें ठीक है। तो सोच रहे हैं यार छुट्टी लेने की, यार तुम बताओ ले लें कि ना ले लें, तुम लोग जैसा बोलो। सर न्यू ईयर ऑफर नहीं आएगा?
हाँ नहीं, ब्लॉगिंग करने लगे क्या? ब्लॉगिंग नहीं, पहली बात तो व्लॉगिंग होता है वो, ठीक है। व्लॉगिंग करेंगे। व्लॉगिंग का सोच रहे हैं कि ऐसा बिना बताए तुम लोगों को करें, फिर देखते हैं कितने लोग पहचान पाएंगे आवाज़ से। क्यों, ट्राई करें क्या? और ऋषिकेश से गोवा के रास्ते निकल जाइएगा, अच्छा। और दो मोदी का वोट। और ऋषिकेश, अच्छा 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 अच्छा। कोई है यहाँ पर उत्तराखंड का? होंगे तो काफ़ी लोग। पैसा बहुत नहीं हो गया सर, क्या दिक्कत ये है ना कि तुम में से जैसे काफ़ी लोगों से सिलेक्शन हो गया, तो मैं नंबर तो सेव कर कर लेता हूँ मैं कुछ लोगों का, ठीक है। तो मैं देखता हूँ ना, तो मुझे जलन होती है कि घूमने के पिक्चर तुम लोग जो पोस्ट करते हो स्टेटस में, तो मुझे जलन होती है कि भाई देखो यार, ये मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ मैं पढ़ाते ही रह गया और ये लोग पढ़ के निकल लिए। हाँ, शादी वादी और ये सब किए जा रहे हैं, और यहाँ मैं पढ़ाते ही रह गया। तुम लोग ही पढ़ोगे निकल लोगे, फिर मुझे जलन होगी, ठीक है। हम्म। सर दार्जिलिंग घूमने आई है भाई। देखो, जो वेस्ट बंगाल है ना, वो तो मेरी उस लिस्ट में है। वहाँ पे तो मैं आऊँगा तो महीने भर के लिए आऊँगा तो फिर, क्योंकि वेस्ट बंगाल में मतलब बहुत लोगों ने बुलाया वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में तो खैर जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ नवरात्रि के टाइम पे आया जाए वहाँ पे। अब जो है, जैसे वो हनी सिंह नहीं बोलता, अब खेल होगा, क्या बोलता है, कुछ तो बोलता है ना, ऐसे तो कुछ चलता है उसका। अब जो है खेल होगा, तो अब जो है ना, कायदे से अब खेल होगा अब तो। सर आप ना फेस रिवील कर ही दो, नहीं हो जाएगा, अभी 2026 में है फेस रिवील पक्का। मतलब अभी समझ लो 99.99% चांस है। इतना दुख। सर जी ये तो ड्रॉ हो गया, क्या ड्रॉ हो गया? अच्छा, क्विज वो हुआ था क्या? एडमिन जी ने करवाया है क्या वो? सर फिर छुट्टी कर दीजिए, घूमा सर। नहीं छुट्टी तो नहीं करेंगे तुम्हारी तो छुट्टी नहीं करेंगे। देखते हैं अगर होता है तो। देहरादून, अच्छा देहरादून से चलचित्र कोरापुट आ जाओ, अच्छा। हाँ, ये होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। बुलाया करो अपनी अपनी जगह, ये सर आओ घुमाएंगे टूर गाइड के तौर पे। हाँ, 1 दिसंबर 2026 को है ना नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या पढ़ने का जी, ओके। हाँ सर, एक बार PY की 5 70 सीख ले दोबारा रिवीजन कर सकते हो आप, है ना। सर आपने धुरंधर देख ली? नहीं अभी तो नहीं देखी, टाइम कहाँ है। सर कम टू औरंगाबाद, बेटा औरंगाबाद नहीं, संभाजी नगर है वो, है ना। दानिश जी औरंगाबाद भी आएंगे। मेरठ आई, मेरठ में क्या भाई? नहीं नहीं, मेरठ में क्या है, हाईवे में दौड़ लगाऊंगा वहाँ पे मैं क्यों? मेरठ में दौड़ लगाऊंगा वहाँ पे, ये मैं शिकंजी पीऊंगा, जैन शिकंजी। क्या करूँगा वहाँ आके मैं? चलो थैंक यू। हिमाचल आओ सर, हिमाचल से काफ़ी लोग होंगे। अच्छा, मैं पहले नंबर शेयर कर दिया करता था बैच में, तो काफ़ी लोग आते रहते सर यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ। अभी क्या मैंने नंबर शेयर करना बंद कर दिया है, क्योंकि बड़ा बहुत सारे मैसेज, इतने मैसेजेस आ जाते हैं भाई, मेरा व्हाट्सएप हैंग कर चुका है। मैं रोज़ कम से कम अभी ना, कम से कम 500-600 हज़ार मैसेज रोज़ डिलीट करवाता हूँ बैठ के, ठीक है। रोज़ बैठ के अपने व्हाट्सएप से, क्योंकि इतना ज़्यादा वो हैंग कर गया मैसेजेस की वजह से। अभी समझ लो 2024 के पूरे मैसेजेस ख़त्म किए हैं। अब 2025 आज से शुरू करवाएंगे ख़त्म करना मैसेजेस, क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं, तो इसीलिए नंबर भी शेयर नहीं करता हूँ मैं अभी। फर्स्ट में को होगा फेस्टिवल, देखते हैं। अयोध्या आइए सर, चलो अब बेटा जाने का समय हो चुका है अभी, है ना। सर कम टू कलिंजर, कलिंजर आ चुके हैं, ठीक है, अक्खा इंडिया को मालूम है। राजस्थान आ जाओ, राजस्थान भी अच्छी जगह, राजस्थान भी है लिस्ट में। अब बस जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट लगने ही वाले हैं ना। राजस्थान भी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। पटना आना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, पटना तो नहीं आना पटना, प्रयागराज आइए। अच्छा, आए थे प्रयागराज कुंभ में के टाइम पे।
कानपुर में आओ सर, हम कानपुर वाले हैं। अच्छा बेटा, कानपुर से तो हम भी हैं। कानपुर में ऐसा क्या है जो तुमने देख लिया, हमें नहीं पता चला आज तक? कुरनूल, ओके। कुरनूल में मिल के वो ऐश डिपॉजिट्स ढूंढेंगे, बैठिए ना। चलो हाँ। कोसला सालेट कम टू तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से आपको क्या नाम है आपका? कोसलवाइट। बहुत लोग हैं आई थिंक, पिछली बार तो कोई तो था आई थिंक टॉप 20 में। एक तो मैडम जी थी कोई, जो वर्किंग थी पहले से जीएसटी में, उनको हैदराबाद पोस्टिंग चाहिए थी। बैच की थी वो, 2.0 बैच की थी, तो वो आई थिंक तमिलनाडु से। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। ओके ठीक है, और जिन लोगों को बैच चाहिए तो बैच ले सकते हैं, ठीक है। और सफ़र परमार को भाई ज्वाइन रखिए ना। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, मेंटल वेलबींग चाहिए, तो सफ़र परमार भी अपना चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आपको शॉर्ट क्लिप्स देखनी है तो परमार क्लिप्स करके भी अपना चैनल, बेटा परमार लिप्स नहीं, क्लिप्स है वो, ठीक है। तो वो भी चैनल है, उसको भी जाके आप उसके आनंद उठा सकते हैं, जहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट सी क्लिप्स आपको देखने को मिलती रहती हैं टाइम टाइम पे, ठीक है। तो परमार क्लिप्स एंड सफ़र, ये आपके काफ़ी काम आएंगे। सफ़र आपको मेंटल पीस देगा, और क्लिप्स आपको अच्छी अच्छी क्लिप्स दिखाएगा, शॉर्ट्स दिखाएगा, जिससे आपको नॉलेज मिलेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मुंबई आइए सर, बट मराठी सीख के आना। हाँ नहीं, आया था मैं भी कुछ टाइम पहले, लेकिन मराठी सीख के नहीं गया था। चलो थैंक यू। लेकिन मुंबई के लोग काफ़ी अच्छे लगे मुझे तो, मुंबई पुलिस काफ़ी अच्छी लगी। वो बात अलग है कि वो कुछ पगलैटों की वजह से जो है ना, वो कि मराठी बोलो मराठी, उनकी वजह से पूरा स्टेट बदनाम हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। महाराष्ट्र इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और काफ़ी अच्छे हैं वहाँ के लोग। खैर थैंक यू। देख रहे हो ये लोग योगा